दोस्तों ये कहानी है 30 साल के एक वर्जिन आदमी की, जो वर्जिन इसीलिए रहा क्योंकि उसने सुना था कि जो लोग 30 साल तक वर्जिन रहते हैं वो मैजिक का यूज कर पाते हैं। लेकिन 30 साल का होने के बाद भी वो मैजिक का यूज नहीं कर पाता और इसी गम में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो एक अलग दुनिया में रीइंकार्नेट होता है। लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, इस दुनिया में भी मैजिक नहीं है। लेकिन वो हार नहीं मानता और कहीं ना कहीं से मैजिक के सुराग इस दूसरी दुनिया में ढूंढने लगता है। तो क्या वो कभी मैजिक का यूज कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अलग ही दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी से अपने माता पिता को आते हुए देख बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों आते ही पूछते हैं, मैरी कहीं तुम्हें हमारे बिना अकेले डर तो नहीं लग रहा था? मैरी कहती है नहीं, क्योंकि रोज मेरे साथ थी। जिसके बाद मैरी अपने छोटे भाई को देखती है। उसकी माँ ने कुछ वक्त पहले ही एक लड़के को जन्म दिया है। ये है मैरी का छोटा भाई शियोन। तभी शियोन मैरी को देख उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाता है। यहाँ मैरी को शियोन बहुत ही प्यारा लगता है, इसीलिए वो उसे किस कर लेती है। शियोन उसे ताकता ही रह जाता है, जिसके बाद वो मुस्कुरा कर कहती है, शियोन मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और फिर सीधे 3 साल गुजर जाते हैं। मैरी भागते हुए आती है और कहती है, मैं जीत गई। और जब शियोन वहाँ पहुँचता है तब तक वो काफी थक चुका था। वो कहता है, आप तो बहुत तेज हो दीदी। मैरी कहती है, आखिर हूँ भी क्यों ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तभी उनके पिता वहाँ आते हैं, सो मैरी भागकर उनके पास चली जाती है। शियोन कहता है, मेरी दीदी में कितनी ज्यादा एनर्जी है। तभी मैरी के पिता कहते हैं, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो मैरी। वो कहती है, हाँ सब लोग मुझसे यही कहते हैं। और तभी शियोन को वहाँ देख उसके पिता कहते हैं, तो शियोन तुम हमेशा की तरह डिपेंडेबल लग रहे हो। अपने पिता की ये बात सुन मैरी सोचती है कि हाँ ये बात तो सच है कि शियोन बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल है। वो बिस्तर गीला नहीं करता, माँ की भी मदद करता है और कई बार मैंने उसे बड़ों की तरह परेशान होते हुए भी देखा है। और भले ही शियोन सबके सामने ऐसे ही मुस्कुराता रहता हो, लेकिन मैरी ने छुप छुप कर शियोन को अजीब से शब्दों का उच्चारण करते हुए देखा है, जैसे फायर बॉल, आइस स्टॉर्म, थंडरबोल्ट। और जब मैरी उससे जाकर पूछती है कि वो क्या कर रहा था, तब वो कहता है, कुछ नहीं। प्रेजेंट में मैरी मन में कहती है, ये शियोन भी मुझसे बहुत सारी बातें छुपाता है। अब रात के वक्त हम इन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं। लेकिन तभी शियोन खड़ा होकर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी क्या इस दुनिया में मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं? वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। इसीलिए सभी बच्चों को जवान होने तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और अगर कभी तुम्हें मॉन्स्टर दिखाई दे जाए तो वहाँ से तुरंत भागो। साथ ही दोस्तों, इस दुनिया में स्पिरिट्स का तो नहीं पता, लेकिन फेरीज जरूर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन उनका मिल पाना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। आखिर में शियोन पूछता है, क्या इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है? वो कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ये मैजिक वर्ड ही पहली बार सुना है। शियोन कहता है, हो सकता है कि आपको इस चीज के बारे में पता ना हो। वो कहते हैं, हाँ ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है उसके अनुसार मैजिक जैसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे शियोन, तुमने मॉन्स्टर्स, फेयरीज और इस मैजिक के बारे में कहाँ से सीखा? तभी मैरी शियोन से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना शियोन? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इसके बाद वो जरा उदास हो जाता है और फिर उसने कभी भी मैजिक की कोई बात नहीं की। फिर से 3 साल गुजरते हैं और हम देखते हैं कि शियोन बुक पढ़ रहा है और जो मैरी है वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है एक वुडन स्वॉर्ड के साथ। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो शियोन के बगल में आकर बैठ जाती है। लेकिन शियोन पूछता है, आप इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो? वो कहती है, क्योंकि अगर कभी कुछ होता है तब मैं चीजों को संभाल पाऊँ। मान लो अगर मॉन्स्टर्स अचानक ही हमारे सामने आ गए तो? और मुझे लगता है कि मेरी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, इनसे मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अगर मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो अब जरूरत के वक्त पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। शियोन कहता है, आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो? वो कहती है, हाँ मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिजिकल वर्क में मैं बेहतर हूँ। और यहाँ शियोन अपनी बहन को देखता रह जाता है। अब शाम के वक्त एक झील किनारे हम फिर से मैरी को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यहाँ एक और लड़की है, इसका नाम रोज है। ये मैरी से पूछती है, तुम दिन भर यही करती रहती हो, तुम बोर नहीं होती? और तुम्हारा छोटा भाई वो हमेशा की तरह घर में बैठकर पढ़ रहा होगा, है ना? तुम दोनों भाई बहन कितने अजीब हो। दोस्तों, तभी हम मैरी को थोड़ा निराश देखते हैं। उसने रातों में भी शियोन को बहुत फोकस के साथ पढ़ते हुए देखा है और वो समझती है कि आखिर क्यों शियोन इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। भले ही उस दिन के बाद शियोन ने उन चीजों से रिलेटेड
कभी कोई बात नहीं की, लेकिन आज भी वो कड़ी मेहनत कर रहा है। और तभी अचानक ये दोनों देखती हैं कि सामने की झील में कुछ चमक रहा है और ये देख मैरी हैरान हो जाती है। अगले दिन वो शियोन को उसी जगह पर लेकर जाने लगती है। शियोन कहता है, दीदी माँ ने हमें घर से ज्यादा दूर जाने के लिए मना किया है। सो मैरी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अब शाम के वक्त हम इन दोनों को उसी झील किनारे बैठे हुए देखते हैं। शियोन कहता है, माँ हम पर गुस्सा करेंगी। वो कहती है, हाँ वो करेंगी तो, लेकिन यहाँ पर आना वर्थ इट होगा। एंड अगले सीन में ये देखते हैं कि झील के अंदर से लाइट निकलने लगी है, जो देख शियोन हैरान हो जाता है। मैरी बताती है कि हर शाम इस झील से ऐसी ही रोशनी निकलती है और जब सबसे पहले मैरी ने ये चीज देखी थी वो अपने माता पिता को यहाँ लेकर आई, लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई कि उन दोनों को ही ये रोशनी दिखाई नहीं दी। और इसी बात ने मुझे परेशान किया कि आखिर उन दोनों को ये दिखाई क्यों नहीं दे रही। लेकिन तुम भी इसे देख पा रहे हो, जिसका मतलब ये कुछ लोगों को दिखाई देती है और कुछ को नहीं। वैसे सच कहूँ तो ये बिल्कुल मैजिक की तरह है ना? वही मैजिक जिसके बारे में तुमने कहा था। शियोन कहता है, आपको अब तक याद है? मैरी कहती है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये बात तुमने कही थी इसीलिए हाँ बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन भैया ये बात सुन शियोन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सो मैरी उसे शांत करती है और इसके बाद पूछती है, अब तुम उदास तो नहीं हो ना? वो कहता है, नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो बात सुन मैरी खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों झील की ओर देखते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही ये दोनों बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चले जाते हैं। इनके माता पिता को तो कुछ समझ ही नहीं आता, जिसके बाद हमें उसी झील का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये दोनों मछली पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन दौड़कर आने की वजह से शियोन बहुत ज्यादा थक चुका है। वैसे ये दोनों काफी सुबह सुबह आ चुके हैं, इसीलिए आज इनके पास काफी सारा टाइम है। और हमें पता चलता है कि शियोन इस झील को इन्वेस्टिगेट करने आया है कि शाम के वक्त वो लाइट बॉल्स कहाँ से आती हैं। मैरी कहती है, वो तो झील में से आती हैं। शियोन कहता है, हाँ पर शायद झील में कोई चीज है जिसके अंदर से वो लाइट बॉल्स आती हैं। मैरी कहती है, मुझे कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम कह रहे हो तो सही होगा। वैसे अब हम क्या करने वाले हैं? शियोन कहता है, हम जो बाल्टियां लेकर आए हैं सबसे पहले हम उन्हें झील के पानी से भर देंगे, जिसके बाद हम एक में मिट्टी और पत्थर डालेंगे, दूसरे में वाटर प्लांट्स और तीसरे में मछलियाँ। मैरी कहती है, मुझे नहीं पता इससे होगा क्या, लेकिन तुमने कहा है तो मैं ये करूंगी। जिसके बाद ये दोनों एक बाल्टी में वाटर प्लांट्स डाल देते हैं, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सिर्फ पानी होता है, क्योंकि मछलियाँ तो अभी इन्हें पकड़ना बाकी है। लेकिन तभी शियोन कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो आप यहाँ मेरे साथ हो। मैरी कहती है, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ रहूंगी, आखिर मैं तुम्हारी बहन जो हूँ। शियोन कहता है, मेरे लिए इतना करने के लिए शुक्रिया। वो कहती है, तुम उदास थे इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की बस। और इसके अलावा मैं भी देखना चाहती थी कि मैजिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। लेकिन अगर मैजिक इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करता है तो ये कितनी अच्छी बात है ना? जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी के कांटे में एक मछली फंस जाती है, जिसके बाद ये उस मछली को उस तीसरी बाल्टी में डाल देते हैं। ये एक ईट एंड ट्राउट नाम की मछली होती है और ये हर जगह पाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। तभी वहाँ रोज आकर कहती है, मैरी तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? वो कहती है, हाँ इसका नाम शियोन है। जिसके बाद रोज भी शियोन को अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम रोज है और मैं इस दुनिया के सूखे रेगिस्तान में बेशकीमती फूल हूँ। मैरी कहती है, अरे ये बकवास कर रही है, ये हमारी तरह बस एक मामूली सी लड़की है। रोज कहती है, क्या यार मजाक किरकिरा कर दिया, वैसे क्या कर रहे हो यहाँ तुम दोनों? रोज कहती है, हम मछली पकड़ रहे हैं। और इसके अलावा शियोन को भी झील के अंदर से वो लाइट बॉल्स आती हुई दिखाई दे रही थी। रोज कहती है, क्या ये सच है शियोन? वो कहता है, हाँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि रोज भी यहाँ पर उन्हीं लाइट बॉल्स को देखने के लिए आई है, क्योंकि वो नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। जिसके बाद शियोन रोज से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि वो लाइट बॉल्स क्या हैं और वो किस चीज से निकलती हैं? रोज कहती है, नहीं। लेकिन यहाँ पर शियोन रोज के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है, जो देख मैरी को अच्छा नहीं लगता। अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि झील में से वो लाइट बॉल्स निकलना शुरू हो गई हैं। रोज तो मस्त मछली पकड़ रही है, पर ये दोनों उन बाल्टियों में देख रहे हैं कि किस चीज से लाइट निकलती है, मछली में से या पानी में मौजूद पौधों में से या पानी के पत्थर और मिट्टी में से। लेकिन लाइट नहीं निकलती। शियोन पूछता है, क्या इस झील में ईट एंड ट्राउट के अलावा भी और जीव रहते हैं? मैरी कहती है, हाँ रहते तो हैं। रोज कहती है, लेकिन ऐसे तो झील में बहुत सारी चीजें रहती हैं,
क्या तुम उन सभी को पकड़ोगे? अब इसीलिए शियोन के दिमाग में आइडिया आता है। वो अपने कपड़े उतारकर झील में जाने लगता है। मैरी को शियोन की इतनी चिंता हो रही थी कि वो भी अपने कपड़े उतारने लगती है झील में उसके साथ जाने के लिए, जिसके बाद वो शियोन के पास आ जाती है और इसके बाद ये दोनों झील के अंदर से उन लाइट बॉल्स को आते हुए देखने लगते हैं। तभी शियोन एक लाइट बॉल को छूकर देखता है। ये गर्म होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, इसीलिए मैरी भी एक लाइट बॉल छूकर देखती है। जिसके बाद शियोन पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि पानी थोड़ा मैला होता है। लेकिन शियोन इतना तो समझ जाता है कि ये लाइट बॉल्स पानी के अंदर मौजूद किसी चीज में से आ रही हैं। लेकिन वो चीज कोई पौधा नहीं है बल्कि कोई लिविंग क्रिएचर है जो चलता फिरता रहता है, क्योंकि ये लाइट बॉल्स अलग अलग जगहों से निकल रही हैं, ना कि एक सीधी रेखा में। लेकिन हाँ, किसी को नहीं पता कि वो क्रिएचर क्या है। जिसके बाद कपड़े पहनकर शियोन कहता है, शुक्रिया दीदी, आपने मेरी इतनी मदद की। मैरी कहती है, हम एक परिवार हैं, तुम्हें हर एक चीज के लिए मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। शियोन कहता है, भले ही हम परिवार हूँ लेकिन आपके प्रति जो मैं फीलिंग्स रखता हूँ उन्हें आपको बताना बहुत जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि रोज एक फीमेल ईटर्न ट्राउट पकड़ के लाती है और हमें पता चलता है कि जो फीमेल ईटर्न ट्राउट हैं उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो पानी में गहराई में रहती हैं। लेकिन अभी मीटिंग सीजन चल रहा है, इसीलिए फीमेल ट्राउट मछलियाँ पानी की उस सतह तक आती हैं जहाँ पर मेल ट्राउट होती हैं। ये तीनों उन मछलियों को देखने लगते हैं लेकिन तभी अचानक इनके सामने रोशनी प्रकट होती है। ये तीनों देखते हैं कि ये लाइट बॉल्स मेल और फीमेल दोनों ईटर्न ट्राउट मछलियों में से निकल रहे हैं और ये नजारा काफी खूबसूरत होता है। तभी शियोन कहता है, अच्छा तो ये बात है, ये एक कोर्टिंग बिहेवियर है। ये लाइट बॉल्स ईटर्न ट्राउट मछलियों के कोर्टशिप डिस्प्ले हैं, यानी कि वो तरीका जिससे एक मेल फीमेल से कहता है, हे मुझसे शादी करके एक नया परिवार बसाओगी। जो सुन मैरी कहती है, तब तो मुझे और शियोन को इस कोर्टशिप बिहेवियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक परिवार हैं और क्योंकि शियोन एक लड़का है और मैं एक लड़की हूँ तो आने वाले वक्त में मैं भी बच्चे पैदा करूंगी। शियोन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिबलिंग्स के बीच शादी नहीं होती। मैरी पूछती है, क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते शियोन? वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ। लेकिन अगले दिन जब यही बात मैरी अपनी माँ से कहती है कि उसे शियोन से शादी करनी है, तब उसकी माँ उसे डांट देती है। इसीलिए मैरी कहती है, क्या मैं जो कह रही हूँ वो इतना गलत है? मैं तो बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ शियोन। शियोन कहता है, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन इसके लिए हमें शादी करने की जरूरत नहीं है। मैरी कहती है, लेकिन शादी करना जरूरी है वरना आगे चल के हम दोनों की शादी ही अलग अलग लोगों से हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगी। जो सुन शियोन कहता है, तो फिर मैं शादी ही नहीं करूंगा। मैरी कहती है, लेकिन इससे तो पापा को दिक्कत हो जाएगी। वो कहता है, जब बात वारिस की आएगी तब मैं किसी को अडॉप्ट कर लूंगा बस। लेकिन यहाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और भले ही इस वक्त मैं एक बच्चा हूँ लेकिन मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ क्योंकि आपसे दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो और मुझे यकीन है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। शियोन की ये बातें सुन मैरी रोने लगती है। यहाँ इन दोनों के इमोशंस एक दूसरे से जुड़ते हैं और अचानक ही लाइट निकलने लगती है। हम देखते हैं कि असल में ये पावर शियोन की बॉडी में से निकल रही है। शियोन की बॉडी ग्लो कर रही है लेकिन ऐसा बस कुछ वक्त के लिए होता है। शियोन कहता है, ये तो मैजिकल एनर्जी थी। उसे याद आता है कि जब वो तालाब में गया था तब वो उन लाइट बॉल्स के बहुत ज्यादा करीब था और उसी टाइम पर वो मैजिकल एनर्जी शियोन की बॉडी में चली गई। और जब शियोन ने मैरी के सामने ये जताया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी शादी नहीं करेगा, तो ये एक कन्फेशन था। और ये बात सुनकर मैरी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। और अब शियोन सोचता है, मैजिकल एनर्जी, हाँ मैजिक अब तक इस दुनिया में इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि मैजिक को यूज करने की टेक्निक्स अब तक इन्वेंट ही नहीं हुई थी। लेकिन अब आएगा कहानी में मजा और यहाँ से होगी मेरी असल कहानी शुरू। मैं इस दुनिया में रीइंकारनेट हुआ हूँ और मैं ही इस दुनिया में मैजिक की शुरुआत करूंगा, मैजिक को बनाकर। और दोस्तों यही एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में एक अंधेरे कमरे में हम एक आदमी को बैठे हुए देखते हैं। ये आदमी काउंटिंग कर रहा था और आज रात के 12 बजते ही खुशी के मारे ये आदमी चिल्ला पड़ता है क्योंकि अब ये 30 साल का हो गया है। और जो लोग 30 साल की उम्र में भी वर्जिन होते हैं वो विजार्ड बन जाते हैं, यानी कि वो मैजिक का यूज करने लगते हैं।
साथ ही हम देखते हैं कि इस लड़के के कमरे में काफी सारे पोशंस और काफी सारी किताबें होती हैं मैजिक से रिलेटेड। जिसके बाद ये लड़का मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन होता कुछ नहीं। इसी तरह वो कई बार मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो एक सीक्रेट बुक उठाता है और उस बुक में मॉन्स्टर्स को सम्मन करने का स्पेल पढ़ने लगता है, लेकिन भाई इससे भी कुछ नहीं होता। और क्योंकि वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था, इस वजह से उसके पड़ोसी गुस्सा होने लगते हैं और इसे माफी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद ये बेचारा उदास होकर बैठ जाता है। इस दुनिया में मैजिक जैसी कोई चीज नहीं है, आखिर मैं 30 साल तक वर्जिन क्यों रहा। जिसके बाद बेचारा निराश होकर सोने के लिए जाने लगता है, क्योंकि कल सुबह उसे काम पर भी जाना है। लेकिन तभी अचानक उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो वहीं घुटनों के बल गिर जाता है। इस लड़के ने अपनी बुक पर लिख रखा था, चाहे कुछ हो जाए मैं एक जादूगर बनूंगा। और अब आखिर में वो लड़का कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी नजरों के सामने उसकी पूरी जिंदगी का रिपीट टेलीकास्ट होता है। उसने शुरुआत से कोई दोस्त नहीं बनाए, वो सिर्फ मैजिक की रिसर्च करता और मैजिक के बारे में ही पढ़ता। उसने सुना था कि जो लोग 30 साल की उम्र तक वर्जिन रहते हैं वो मैजिक का यूज करने लगते हैं, इसीलिए मैं अब तक वर्जिन रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं शुरुआत से ही ये जानता था कि मैजिक जैसी कोई चीज इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी उसकी आत्मा को एक नया रूप मिलता है जो छोटा होता है, और वो होता है शियोन। और अब प्रेजेंट में जब शियोन के पिता ने उसे बताया कि इस दुनिया में कोई मैजिक नहीं है, तब उसने मैजिक के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसने कभी हार नहीं मानी, वो लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन उसने जितना ज्यादा इस दुनिया के बारे में और जाना समझा, उतना ही उसे इस बात का एहसास होता गया कि सच में इस दुनिया में कोई मैजिक नहीं है। और अब वो 6 साल का हो गया है और अब जाकर उसे एक नई उम्मीद दिखी है। जिसके बाद शियोन यहाँ पर भी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। शियोन को अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। लेकिन तभी मैरी उसके कमरे में आती है। वो कहता है, आपको दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए। मैरी कहती है, ओ तो अब तुम्हें शर्म आने लगी है। शियोन मन में कहता है, अभी नहीं आती लेकिन कभी तो आएगी। जिसके बाद मैरी कहती है, चलो स्नैक टाइम हो गया है। लेकिन तभी शियोन मैरी को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। जिसके बाद मैरी उसके पास आकर बैठ जाती है और अगले ही पल में शियोन कहता है, दीदी आई लव यू। उसकी ये बात सुन मैरी बहुत शर्माने लगती है। लेकिन तभी अचानक फिर से शियोन की बॉडी ग्लो करती है। शियोन कहता है, मैंने सही सोचा था, जब मैंने प्यार का इजहार किया तब ये मैजिकल एनर्जी एक्टिवेट हो गई। लेकिन क्या इसका मतलब जब भी मुझे मैजिकल पावर को एक्टिवेट करना होगा मुझे ऐसे ही प्रपोज करना होगा? नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो देखता है कि मैरी उसकी ओर गुस्से में देख रही है। जिसके बाद वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मेरा इस्तेमाल किसी खिलौने की तरह कर रहे हो, है ना? तुमने अभी अभी मुझसे झूठ कहा। शियोन कहता है, नहीं वो सच था। मैरी शर्माते हुए कहती है, तुम सच कह रहे हो? शियोन सोचता है, अरे ये तो बहुत जल्दी मान गई। फिर मैरी कहती है, अगर तुम सच कह रहे हो तब मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। वैसे क्या तुम्हें इस मैजिक के बारे में कुछ और पता चला? वो कहता है, अभी तो देखकर ये लगता है कि जब भी मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करूंगा तब मेरी मैजिकल पावर रिलीज होगी। लेकिन साथ ही मैं कुछ और ट्राई भी करना चाहता हूँ। जब भी मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता हूँ मैं उन फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ। यानी दूसरे शब्दों में मुझे अपने इमोशंस को और अच्छे से समझना होगा। जिसके बाद शियोन थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है एंड फिर से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। मैरी कहती है, अरे तुम तो ग्लो कर रहे हो। खुश होकर शियोन कहता है, मैंने कर दिया, लेकिन हाँ मैं अपनी बॉडी को सिर्फ ग्लो ही कर पाता हूँ अभी। मैरी कहती है, तुम अपनी बॉडी को ग्लो कर सकते हो, ये तो बहुत अमेजिंग है। शियोन मन में कहता है, हाँ मेरी बॉडी ग्लो हुई, लेकिन अब मुझे और भी चीजें सीखनी होंगी ताकि मैं इस दुनिया में मैजिक को क्रिएट कर पाऊं। अब देखो भाई लोग, इस चीज को समझना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए एक इलेक्ट्रिक ईल में इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं जो आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को सेंस कर सकते हैं। साथ ही उनकी बॉडी में एक स्पेशल इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया के इंसानों में भी कोई ऐसा ऑर्गन है जिससे वो मैजिक को सेंस कर सकते हैं, साथ ही उसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और इस वक्त मैजिकल एनर्जी रिलीज होने की कंडीशन है मैजिकली चार्ज्ड स्टेट, और ये नाम इसे मैंने दिया है। और यही सोचते हुए शियोन बड़े अजीब ढंग से हंस रहा था
मैरी कहती है, अरे तुम इस तरह से हंसते हुए बड़े अजीब लग रहे हो, लेकिन आज मैंने पहली बार तुम्हें इतना ज्यादा खुश देखा है। और यही देखकर मैरी भी खुश हो रही थी। अब ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और इस 1 महीने में शियोन ने कुछ चीजें सीखी हैं। पहला, मैजिकली चार्ज स्टेट को अचीव करने के लिए एक सर्टेन लेवल के पावरफुल इमोशन की जरूरत होती है, लेकिन फिर दिक्कत आती है उस इमोशन को उसी पावरफुल लेवल में मेंटेन करने में। दूसरा, एक ही दिन में आप कितनी बार मैजिकली चार्ज स्टेट को अचीव कर सकते हो, ये भी लिमिटेड है, क्योंकि काफी ज्यादा मैजिकल पावर यूज करने के बाद आपकी बॉडी इतनी थक जाएगी कि आपसे उठा तक नहीं जाएगा। और तीसरा, अगर इस बार आपने अपनी पूरी मैजिकल पावर को एक साथ लिमिट तक पुश कर दिया तो अगली बार आपकी मैजिकल पावर यूज करने की कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। एंड फोर्थ, बिल्कुल उन मैजिकल लाइट बॉल्स की तरह एक मैजिकली चार्ज्ड स्टेट को भी वो लोग नहीं देख सकते जिनमें मैजिकल एनर्जी यूज करने का पोटेंशियल नहीं होता, और जिन लोगों में इस मैजिकल एनर्जी को देखने का पोटेंशियल होता है वो इसकी गर्माहट भी महसूस कर सकते हैं। और पांचवा, जो शियोन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो मैजिक लाइट बॉल्स को नहीं बना सकता, और शायद ऐसा इस वजह से है कि एक पर्सन कितनी मैजिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है उसकी एक लिमिट है, और शायद जितनी मैजिकल एनर्जी शियोन के पास है उससे वो अपनी बॉडी को सिर्फ ग्लो ही कर सकता है। 1 मिनट, इसका मतलब कि उसमें एक मछली से भी कम मैजिकल एनर्जी है। और यही सोचते हुए वो कहता है, यानी कि मैजिकल एनर्जी बिल्कुल किसी गेम के एमपी की तरह होगी, आप जितनी चाहे कोशिश कर लो आप एमपी नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब मेरा तो डेड एंड आ गया। अरे नहीं, इतनी दूर आने के बाद मैं हार नहीं मान सकता। उन ट्राउट मछलियों की बॉडी में से वो लाइट बॉल्स निकल रही थी, और तभी शियोन को एक आइडिया आता है। वो मैजिकली चार्ज स्टेट में आकर अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी को अपने हाथ में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वो समझ चुका है कि अगर उसे मैजिक का यूज करना है तब उसे लॉजिक और इमोशन को मिक्स करना होगा। जिसके बाद वो एक और चीज ट्राई करता है। वो सोचता है कि अगर मैजिकल एनर्जी मेरे राइट हैंड में इकट्ठा हो गई तब वो कितना खुश होगा, और उसी इमोशन को फील करते हुए इस बार शियोन के राइट हैंड में काफी मैजिकल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, और थोड़ी ही देर में वो मैजिकल पावर एक लाइट बॉल बन जाती है। और ये देख शियोन बहुत ज्यादा खुश होता है, मेरा दायां हाथ चमक रहा है। और उसके बाद वो उस लाइट बॉल के साथ दीवार में मुक्का मारता है, लेकिन इससे बेचारे को चोट आ जाती है। मुझे लग रहा था कि मैं उस लाइट बॉल से अटैक कर पाऊंगा, लेकिन वो तो एक मामूली लाइट बॉल थी। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं एक लाइट बॉल बनाने में कामयाब हो गया। हाँ तो दोस्तों, मैजिकल एनर्जी को चार्ज्ड स्टेट में एक ही स्पेसिफिक जगह पर इकट्ठा करने की टेक्निक को कहते हैं गैदर्ड मैजिक। और अब शियोन कहता है, मैं इसी तरह प्रैक्टिस करता रहूंगा जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन के पिता इन तीनों को फाइटिंग ट्रेनिंग देने वाले हैं, लेकिन बेचारा शियोन तो काफी थका हुआ लगता है। और इस ट्रेनिंग में शियोन और रोज आज से ही शामिल हुए हैं। यहाँ शियोन के पिता कहते हैं, तुम सभी को फोकस के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि ये लकड़ी की तलवार भी लोगों को मारने की ताकत रखती है। लेकिन तभी शियोन कहता है, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, इसीलिए मैं तलवारबाजी नहीं सीखना चाहता। लेकिन उसके पिता कहते हैं, तलवारबाजी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही तुम इंसानों से ना लड़ो, लेकिन टाउन के बाहर चारों ओर खतरनाक मॉन्स्टर्स फैले हुए हैं। रोज तलवारबाजी इसीलिए सीख रही है ताकि वो जरूरत के वक्त अपनी हिफाजत कर पाए। इसीलिए मैरी शियोन से कहती है, तुम्हें भी ये करना होगा। बेचारा शियोन, वो तो गैदरिंग मैजिक करना चाहता था। थोड़ी ही देर प्रैक्टिस करने के बाद शियोन काफी थक जाता है। उसके पिता कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम तलवारबाजी में इतने बुरे होगे, और रोज तुम में काफी पोटेंशियल है। अगर तुम इसी तरह से ट्रेनिंग करती रही तो तुम एक माहिर तलवारबाज बन जाओगी। और मैरी, मैं देखना चाहता हूँ तुमने कितनी ग्रोथ की है। हम देखते हैं दोस्तों, मैरी यहाँ अपने पिता से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। ये दोनों बैठकर देख रहे हैं, जिसके बाद मैरी अपने पिता की ओर आगे बढ़ती है सामने से हमला करने के लिए। उसके पिता अपनी तलवार लगा लेते हैं उसके हमले को रोकने के लिए, लेकिन ऐसे ही तेज रफ्तार में आते हुए मैरी अपनी स्वॉर्ड की डायरेक्शन नीचे कर लेती है। लेकिन उसके पिता भी बहुत होशियार थे, वो तुरंत ही कूदकर मैरी के हमले से बच जाते हैं और मैरी हार जाती है। और फिर उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी मूवमेंट्स पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम में बहुत ज्यादा सुधार आया है। ऐसे ही ट्रेनिंग करती रहो और कुछ ही सालों में तुम बहुत होनहार तलवारबाज बन जाओगी। मैरी मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी। अगले सीन में हम शियोन को उसके कमरे में देखते हैं। उसकी बॉडी ग्लो कर रही थी। वो फिर से
यहाँ लाइट बॉल क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन भैया इस बार कुछ नहीं होता। बेचारे को समझ नहीं आता कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। और हमें पता चलता है मैजिकली चार्ज स्टेट को दिन में बस कुछ बार कुछ पलों के लिए ही एक्टिवेट कर पाता था, लेकिन अब वो ऐसा 20 मिनट के लिए करने लगा है। लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं सोच रहा था। मुझे हर एक चीज फिर से अच्छे से सोचनी होगी। लेकिन तभी उसके कमरे में उसके पिता आते हैं। शियोन पूछता है क्या हुआ। उसके पिता कहते हैं मैं ईस्ट्रिया जाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ईस्ट्रिया ईटियन रीजियन में एक टाउन है और ये टाउन शियोन के घर के काफी नजदीक है। और अब शियोन कहता है कि हाँ मैं आपके साथ चलूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों टाउन में बस एंटर करने ही वाले हैं। शियोन के साथ उसकी माँ और उसकी बहन भी होती है। टाउन में आने के बाद सबसे पहले ये लोग शॉपिंग करेंगे और उसके बाद घर जाने से पहले स्मिथी के पास जाएंगे और वो शियोन और मैरी से कहते हैं तुम दोनों हमारे साथ ही रहना। बेचारा शियोन सोच रहा था कि उसे अच्छे से टाउन घूमने का मौका मिल जाएगा, लेकिन शायद अभी उसकी इतनी उम्र नहीं हुई। जिसके बाद ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि शॉपिंग के दौरान शियोन सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर शॉपिंग करने के बाद शियोन के माता पिता एक शॉप में चले जाते हैं और ये दोनों उस दुकान के बाहर होते हैं। और तभी शियोन देखता है कि मैरी हंस रही है। वो पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं। जिसके बाद इन दोनों के पेरेंट्स बाहर आते हैं और अब इनकी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और अब ये लोग जाएंगे स्मिथी के पास। जिसके बाद ये चारों आते हैं एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पर। शियोन के पिता को देख ये ब्लैक स्मिथ कहता है ओह तो तुम आए हो गावेन। वो कहते हैं यार मैं तुम्हारा इतना अच्छा कस्टमर हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, ये सही नहीं है ग्रास्ट। वो कहता है हाँ वैसे तुम यहाँ अपना सामान लेने आए हो है ना, मैंने तुम्हारे लिए टॉप क्वालिटी की चीज बनाई है। और इसके बाद ये महाशय इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम ग्रास्ट है और बच्चों मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। ये दोनों बच्चे भी अपने अपने नाम बताते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी को उसकी तलवार मिल जाती है और इस तलवार को पाकर मैरी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो इस तलवार को बाहर निकालती है। तलवार बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब शाम के वक्त हम इन सभी को घर की ओर जाते हुए देखते हैं। यहाँ मैरी कहती है शियोन तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ मुझे मिला, मुझे बुरा लग रहा है। शियोन कहता है आपका बर्थडे आने वाला है, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है और इसके अलावा मुझे तलवारों में इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मैरी कहती है कि शियोन तुम्हें थोड़ा बहुत अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए। वो कहता है हाँ मैं काफी सेल्फिश हूँ, मैं अक्सर आपसे मदद मांगता रहता हूँ। मैरी मुंह फुलाकर कहती है मैं ये नहीं बोल रही। लेकिन तभी शियोन की नजर एक दुकान पर जाती है और वो अपने पिता से उस दुकान के बारे में पूछता है। उस दुकान को देखने के बाद शियोन के पिता कहते हैं तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो। शियोन कहता है ठीक है, लेकिन शियोन समझ चुका था कि वो दुकान किस चीज की है। उस दुकान में वो लोग फेरीज को बेच रहे हैं, वो हैं फेरी सेलर। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने गांव की ओर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन तभी अचानक दौड़ते हुए उसकी ओर एक और आदमी आता है जो वहीं गिर पड़ता है और कहता है उन्होंने सबको मार दिया। ये आदमी पूछता है उन्होंने, तुम किसकी बात कर रहे हो। ये आदमी कहता है गॉब्लिन्स। जो बात सुन ये आदमी घबरा जाता है और फिर हमें जंगल में एक गॉब्लिन का साया नजर आता है। और फिर हमें शियोन का घर दिखाया जाता है जहाँ शियोन मैरी के साथ अपने कमरे में होता है और वो यहाँ गैदर्ड मैजिक का यूज कर रहा था। और यहाँ मैरी गिनती है जिसके जरिए पता लगता है कि इस बार शियोन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो पूरे 10 सेकंड तक मैजिकली चार्ज्ड स्टेट में रहा और अब शियोन पहले से ज्यादा मैजिक पावर को रिलीज कर पा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना कर पाना ही उसके लिए काफी नहीं है। तभी मैरी भी नोटिस करती है कि इस मैजिक से जो गर्माहट आती है वो भी बढ़ गई है। और इसके बाद वो शियोन का हाथ पकड़ कहती है मुझे तुम्हारा ये मैजिक बहुत पसंद है। वो कहता है शुक्रिया दीदी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो सच में लगे कि वो मैजिक है, जैसे फायरबॉल या थंडरबॉल्ट। लेकिन यही कहते हुए वो फेरीज और मॉन्स्टर्स के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह बाजार में फेरीज को बेचा जा रहा था और जो लोग फेरीज को बेचते हैं उन्हें फेरी सेलर्स कहते हैं। लेकिन इंसानों की तरह दिखने वाले क्रिएचर्स को बेचना मेरे पिता और उनके ही जैसे कई और लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तभी मैरी शियोन से गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो बस अपनी बातों को सोचे जा रहा है। लेकिन तभी इन दोनों को कुछ आवाज आती है।
नीचे हम देखते हैं कि इनके घर पर कुछ लोग थे जिनसे शियोन के पिता कहते हैं सभी हथियारों को निकाल लो। तभी ये दोनों भी नीचे आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ पिताजी। उनके पिता बताते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि हमारे टाउन के आसपास कुछ गॉब्लिन्स को देखा गया है और अब इसीलिए हम उन्हीं का सामना करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात सुन शियोन को कुछ आइडिया आता है कि गॉब्लिन के ऊपर स्टडी करके वो मैजिक के बारे में कुछ नया सीख सकता है। लेकिन यहाँ वो देखता है कि जितने भी बड़े लोग थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस थे। जो देख उसके मन में ख्याल आता है क्या गॉब्लिन्स इस दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी शियोन के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं गांव में जितनी भी औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग हैं उन्हें यहीं ले आओ और फिर किसी को भी बाहर मत जाने देना। तभी मैरी कहती है शियोन तुम चिंता मत करना, पिताजी और बाकी सब उन गॉब्लिन्स को मार देंगे और यहाँ मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। लेकिन यहाँ शियोन नोटिस करता है कि मैरी का हाथ कांप रहा है, जिसके बाद शियोन के पिता और बाकी आदमी गॉब्लिन्स का सामना करने वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले शियोन के पिता कहते हैं हमारी ज्यादा चिंता मत करना, वहाँ पर सिर्फ 2 गॉब्लिन्स हैं। लेकिन तभी शियोन अपने पिता से पूछता है कि क्या गॉब्लिन्स में दिमाग और फिजिकल एबिलिटीज होती हैं कि वो घाटी चढ़कर हमारे गांव में आ गए। वो कहते हैं नहीं, वो इतने स्मार्ट नहीं होते और ना ही उनमें इतनी फिजिकल ताकत होती है कि वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई कर सके। जो सुन शियोन कहता है तब हम सभी 2nd फ्लोर पर छुप जाएंगे और आने जाने के रास्ते को फर्नीचर से बंद कर देंगे। ऐसा करके अगर गॉब्लिन्स यहाँ आ भी गए तब भी हम उनसे सेफ रहेंगे। वो कहते हैं ठीक है तुम ऐसा ही करना और जब हम वापस लौटेंगे तब हम तुम्हें एक सिग्नल दे देंगे। और फिर वो शियोन के सिर पर हाथ रख के कहते हैं सब कुछ संभाल लेना। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इस तूफान में जितने भी बच्चे, औरतें और बूढ़े पुराने लोग थे उन्हें 2nd फ्लोर के अलग अलग कमरों में छिपा दिया जाता है और फर्नीचर से सामने के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ऐसे ही एक कमरे में शियोन और बाकी सब थे। लेकिन तभी इनके घर के बाहर हमें एक गॉब्लिन का साया नजर आता है और वो गॉब्लिन दूसरी ओर था जो कूदकर बहुत ही आसानी से इस ओर आ जाता है और इसके बाद इनके मेंशन की ओर आगे बढ़ने लगता है। इस तूफानी रात में देखने पर लग रहा था जैसे ये गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसे ही इनके घर की ओर आगे बढ़ता हुआ वो दरवाजे के पास पहुंचकर अपने नाखूनों से उसे कुरेदने लगता है, जो आवाज इन्हें सुनाई देती है। अब शियोन के पिता ने इनसे कहा था कि जब वो वापस आएंगे तब एक सिग्नल देंगे, लेकिन यहाँ इन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला और इसी से ये समझ जाते हैं कि ये कोई और है। और अब दरवाजे को कुरेदने की आवाज बढ़ती जा रही थी, जो सुनकर ये लोग घबराना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो जाती है। जैसे ही इन्हें लगता है कि वो गॉब्लिन शायद यहाँ से जा चुका है, तभी अचानक एक खिड़की तोड़ने की आवाज आती है, जो सुन शियोन भी घबरा जाता है। वो गॉब्लिन खिड़की तोड़कर अब मेंशन में घुस आया था और इसीलिए शियोन यहाँ पर सभी को बिल्कुल चुप रहने को कहता है। वो गॉब्लिन अब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा था। इन सब की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी, पर क्योंकि ये सभी बिल्कुल चुप थे इसीलिए इनके कमरे के सामने आकर भी वो गॉब्लिन यहाँ से गुजर जाता है। उसके यहाँ से जाने की आवाज सुन ये खुश हो जाते हैं, पर तभी अचानक बिजली कड़कती है, जिस आवाज को सुन ये माँ बेटी डरकर चिल्ला पड़ती हैं। और फिर क्या था, वो गॉब्लिन भी इस चिल्लाहट को सुन लेता है और फिर इनके दरवाजे के सामने आकर उसे भी कुरेदना शुरू कर देता है। और उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि दरवाजा तोड़कर उसका एक हाथ निकल आता है। अब बिजली कड़क रही थी, ये सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और अगले ही पल में वो गॉब्लिन दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ चुका था। ये सभी उसे देखकर बहुत डर चुके थे, लेकिन डरने के बावजूद भी शियोन की माँ अपने बच्चों के लिए सामने आ जाती है। लेकिन वो गॉब्लिन उन्हें देखकर इस तरह हंसता है जिससे घबराकर वो वहीं गिर पड़ती हैं। शियोन भी देखता है कि ये गॉब्लिन हंस रहा है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा समझदार है और हम सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर भी। लेकिन तभी मैरी हिम्मत दिखाकर अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन तभी वो गॉब्लिन उसकी तलवार में एक हाथ मारता है, वो तलवार दीवार में जाकर धंस जाती है। मैरी डर के मारे घुटनों पर बैठ जाती है। वो गॉब्लिन उसकी ओर आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर हमला करता है, मैरी की माँ उसके सामने आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे हम देखते हैं कि अब उनका बहुत सारा खून बहने लगता है। वो गॉब्लिन उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। शियोन कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों मारी जाएंगी, वो मेरा परिवार है, मुझे उन्हें बचाना होगा। और यही सोचकर शियोन कूदकर
उस गॉब्लिन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है उसे उस गॉब्लिन में से मैजिकल एनर्जी महसूस होने लगती है। और यही देख उसे एक आइडिया आता है। वो गैदर्ड मैजिक का यूज करके इस गॉब्लिन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे हम देखते हैं कि मैजिकल पावर शियोन के हाथ में इकट्ठा होने लगती है। लेकिन ये चमकती हुई लाइट सिर्फ और सिर्फ मैरी और रोज को दिखाई दे रही थी। बाकी सबको सिर्फ ऐसा दिख रहा था कि शियोन नॉर्मली उस गॉब्लिन का हाथ पकड़े हुए है। और फिर हम देखते हैं कि शियोन के ऐसा करने से उस गॉब्लिन का हाथ चलने लगता है, जिससे डरकर वो गॉब्लिन शियोन को घुमाकर फेंक देता है। लेकिन अपना हाथ जलने से वो खुद भी दर्द के मारे वहीं तड़पने लगता है। और तभी शियोन फिर से खड़ा होकर उस गॉब्लिन की ओर जाता है। गैदर्ड मैजिक का यूज करते हुए वो उसका सिर भी पकड़ लेता है, और ऐसा करने से अब उस गॉब्लिन का सिर चलने लगता है। शियोन अपना पूरा जोर लगाते हुए उस गॉब्लिन को दबाए रहता है, और थोड़ी ही देर में वो गॉब्लिन मारा जाता है। शियोन को यकीन नहीं होता कि उसने एक गॉब्लिन को मार दिया, और अब इसी वजह से वहां मौजूद ये माँ बेटी अब शियोन से भी डरने लगते हैं। मैरी और रोज भी ये देख बहुत हैरान थी। शियोन कहता है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन अगले ही पल में रोज शियोन का हाथ पकड़ कहती है, शियोन शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। लेकिन यहाँ अब शियोन की माँ की हालत बिगड़ने लगती है, और इसी वजह से जो मैरी है वो अपना आपा खोने लगती है। सो रोज और शियोन उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद शियोन भी देखता है कि उसकी माँ का खून बहुत ज्यादा बह चुका है। उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द इस बहते हुए खून को रोकना होगा। तभी वहाँ कुछ और औरतें आ जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोन उनकी मदद से अपनी माँ को बिस्तर पर लेटा देता है, और फिर पूछता है, यहाँ मौजूद किसी को क्या दवाइयों की जानकारी है? लेकिन दोस्तों, ये बस एक छोटा सा गांव था, यहाँ कोई भी मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए अब वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है, ऑपरेशन। जिसके बाद वो कहता है, मुझे आप सबकी मदद चाहिए मेरी माँ को बचाने के लिए। मेरी माँ के कमरे में सिलाई के कुछ उपकरण हैं, उन्हें लेकर आइए, साथ ही थोड़ी शराब और कुछ साफ कपड़े। जिसके बाद वो औरतें सामान ढूंढने के लिए जाने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये माँ बेटी शियोन को शुक्रिया कहते हैं, और यहाँ पर शियोन भी हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद सारी चीजें रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद शियोन इस औरत से इसका नाम पूछता है। इसका नाम लिया है, और ये सिलाई में बहुत अच्छी है। जिसके बाद शियोन एक चाकू से अपनी माँ के कपड़े फाड़ता है। शियोन देखता है कि ये जख्म इतना गहरा नहीं है जितना उसने सोचा था, लेकिन कहीं उस गॉब्लिन के नाखूनों में जहर ना हो। जिसके बाद शियोन लिया से इन जख्मों को सिलने को कहता है, लेकिन ये बात सुन लिया घबरा जाती है, क्योंकि अब तक इस दुनिया में जख्मों को सिलने का तरीका शायद से ढूंढा नहीं गया है। सो शियोन समझाता है कि अगर हम इन जख्मों को सिल देंगे तो इनसे खून बहना बंद हो जाएगा, और मिस लिया, मेरी माँ के जख्मों को सिलकर ही उनकी जान को बचाया जा सकता है, वरना ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हो जाएगी। अब पहले तो लिया बहुत घबरा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो शियोन की माँ यानी कि अपनी मालकिन को सुई के जरिए और जख्म दे। लेकिन फिर वो शियोन की बातों पर यकीन करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज उन जख्मों को साफ करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिया एक कांटे की मदद से जख्मों को सिलती है, और अब कुछ देर बाद शियोन के आइडिया से उसकी माँ बच जाती है, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। लेकिन यहाँ शियोन को यकीन होता है कि अब वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैरी रोते हुए शियोन को पकड़ लेती है। शियोन अपनी बहन को समझाता है कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी इन्हें बाकी के मर्दों के आने की आवाज आती है। वो यहाँ आ चुके हैं, और फिर हमें पता चलता है कि शियोन के पिता के साथ जो लोग गए थे उन्होंने साथ में मिलकर गॉब्लिन की गुफा को ढूंढ लिया, और फिर वहाँ मौजूद 2 गॉब्लिन्स को हरा दिया। लेकिन वहाँ मिले सबूतों को देखकर वो समझ गए कि वहाँ सिर्फ 2 गॉब्लिन्स नहीं थे, इसीलिए वो जल्द से जल्द गांव वापस आए। गॉब्लिन से लड़ते हुए कुछ आदमी घायल हुए, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई, और फिर ऐसे ही सब कुछ फिर से सही हो गया। और फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर शियोन की माँ का इलाज करने आता है, और कहता है कि इन जख्मों को सिलने की वजह से ही ये बच पाई हैं। क्या उस टाइम पर यहाँ पर कोई मेडिकल एक्सपर्ट था? लेकिन ये बता नहीं पाते कि ये काम शियोन का था। वो डॉक्टर भी इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता, और ये सलाह देता है कि इन मोहतरमा को ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। और अब वो होश में भी आ चुकी हैं। मैरी यहाँ अपनी माँ से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको चोट आ गई। लेकिन उसका हाथ थाम मोहतरमा कहती हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी मैरी, तुमने सबको बचाने के लिए सामने आकर बहादुरी दिखाई, मुझे तुम पर गर्व है। ये बात सुन मैरी इमोशनल हो जाती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन के पिता उससे कहते हैं, मुझे गाँव वालों से पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ और ये भी कि तुमने किस तरह अपनी माँ का इलाज किया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतना सब कुछ कर कैसे लिया, तुम्हारे पास इतनी मेडिकल नॉलेज कहाँ से आई। लेकिन यहाँ पर शियोन अपनी फैमिली को नहीं बता सकता कि वो अपनी पिछली जिंदगी में एक 30 साल का मर्द था। इसीलिए वो कहता है, मैं नहीं जानता कैसे, पर मुझे ये सब कुछ पता था। जो सुन उसके पिता पूछते हैं, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने उस गॉब्लिन को कैसे हराया, उस पर वो चलने के निशान थे, क्या तुमने मैजिक का यूज किया। शियोन हैरान होकर पूछता है, आपको कैसे पता चला। वो कहते हैं, तुम अपनी उम्र के किसी भी बच्चे से बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, पर कई बार तुम ऐसी बातें कहते हो जो समझ नहीं आती। तभी मैरी कहती है, पापा शियोन बहुत अमेजिंग है, वो अपनी जी जान लगाकर मैजिक की रिसर्च कर रहा है। उसके पिता ये जान हैरान होते हैं कि शियोन कुछ ऐसा कर रहा है। देखो शियोन, मैं तुम्हें सख्त हिदायत देता हूँ कि तुम इस बारे में किसी भी आउटसाइडर को ना बताओ, साथ ही तुम मैजिक जैसी खतरनाक चीज के बारे में रिसर्च करना भी बंद कर दो। मैरी कहती है, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, वो शुरुआत से इसके लिए बहुत मेहनत करता आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए मैं इसको इस तरह ये सब नहीं करने दे सकता। लेकिन शियोन कहता है, मैं अपनी ये रिसर्च जारी रखूंगा। मैं समझता हूँ पिताजी कि आपको मेरी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन अगर मैंने अपनी रिसर्च को छोड़ दिया तब शायद मैं अपने जीने के उद्देश्य को छोड़ दूं। आपके लिए भले से ही ये एक खतरनाक ताकत हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरा सपना है, और अगर कभी भी मेरी वजह से किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तब आप मुझे इस घर से निकाल दीजिएगा। अब ये सुन शियोन के पिता समझ जाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए शियोन अपनी रिसर्च जारी रखेगा। वो कहते हैं, अगर तुम इसी तरह ये करते रहे तो आगे चल के तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम जिंदगी में अकेले रह जाओगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है। वो कहता है, हाँ मुझे मंजूर है। और इसीलिए अब शियोन के पिता कहते हैं, ठीक है तुम अपनी रिसर्च जारी रख सकते हो, लेकिन अब से तुम्हें जो भी पता लगेगा तुम पहले मुझे बताओगे, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी खतरनाक करने नहीं दूंगा। तुम इसी तरह अपनी रिसर्च करना जारी रखो, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है ना। अपने सपने का तब तक पीछा करो जब तक कि तुम इसे हकीकत ना बना दो, और इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुन शियोन और मैरी बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि अब उनके पिता उनके साथ हैं। और यहीं एपिसोड 3 एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोन के पिता कुछ लकड़ियों में आग लगाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर शियोन गैदर्ड मैजिक का यूज करके कुछ ट्राई करना चाहता है, जिसके बाद शियोन मैजिकली चार्ज्ड स्टेट में आता है और फिर वो आग के ऊपर अपना हाथ रखता है, लेकिन ऐसा करने से उसके हाथ में नीले रंग की आग लग जाती है। इसीलिए तुरंत उसके पिता उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, जिससे वो आग बुझ जाती है। लेकिन ये काफी खतरनाक था। उसकी बहन आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। शियोन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और अब मैंने कुछ नया सीखा है। मैं जानना चाहता था कि क्या होगा अगर कोई शख्स जो मैजिक का यूज कर सकता है वो हाई लेवल की मैजिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आएगा। और ये आइडिया मुझे तब आया जब मैंने उस गॉब्लिन के साथ लड़ाई की। लेकिन इसी के साथ एक नई बात जो मैंने जानी कि जब मैजिकल एनर्जी नेचुरल फेनोमेना से मिलती है तब क्या होता है, जो अभी अभी आप सभी ने देखा। मेरे हाथ पर जो गैदर्ड मैजिक था वो नीली आग की लपटों में तब्दील हो गया, और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि नेचुरल फेनोमेना मैजिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आया। तभी उसके पिता कहते हैं कि मैं मैजिकल एनर्जी को देख तो नहीं सकता, लेकिन जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा मुझे उस पर यकीन है। लेकिन तभी मैरी को इस बात का बुरा लगता है कि शियोन और पिताजी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन इसे ऐसा लगता है जैसे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो शियोन अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आपकी ही बदौलत तो मैं मैजिकल एनर्जी के बारे में पता लगा पाया। मैरी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन तभी शियोन को समझ आता है कि अभी अभी उसने जो किया वो असल में फायर टाइप मैजिक ही था, और वो इसी बारे में सोचकर अब बहुत ही अजीब ढंग से हंसने लगता है कि अब वो भी फायरबॉल का यूज कर पाएगा। और अब शियोन हमसे कहता है कि बुरी घटनाओं से भी कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। और फिर वो दिन आता है जब असल में शियोन की मैजिक की रिसर्च असल में शुरू होती है। हम देखते हैं कि शियोन के पिता पानी फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि यहाँ पर शियोन गैदर्ड मैजिक का यूज करके फिर से आग में हाथ डालने वाला था। और जब वो ऐसा करता है तब फिर से उसके हाथ में वो नीली आग लग जाती है। सो तभी उसके पिता पानी डालकर उस आग को बुझा देते हैं। लेकिन इसके बाद फिर से शियोन अपनी और कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद शियोन के पिता आग में और भी लकड़ियां डाल देते हैं। शियोन फिर से गैदर्ड मैजिक का यूज करके
नीली आग की लपटों को अपने हाथ में लगाता है। अगले ही पल में उसके पिता पानी फेंक कर आग बुझा देते हैं और ऐसे ही ये लगातार कई बार प्रैक्टिस करते हैं। और फिर कुछ देर बाद शियोन के पिता कहते हैं चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लो, जिसके बाद शियोन अपने भीगे हुए बदन को पोंछने लगता है। तभी वहाँ रोज आती है और फिर शियोन उसे बताता है कि वो यहाँ पर मैजिकल एनर्जी को फायर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसने अपने पिता को भी समझा दिया है। अब उसके पिता भी उसकी मदद कर रहे हैं। जिसके बाद शियोन कहता है वैसे कल के लिए शुक्रिया। जब मैंने गैदर्ड मैजिक का यूज करके उस गॉब्लिन को हरा दिया, तब जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया उस बात से मैं बहुत खुश हुआ। रोज कहती है तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ही बदौलत उस दिन हम सभी उस गॉब्लिन से बच सके। वैसे यहाँ मुझे मैरी नहीं दिख रही, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। वहीं दूसरी ओर हम मैरी को देखते हैं जो स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि वो भी खुद को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ रोज शियोन से कहती है कि अगर मैरी को कोई भी दिक्कत होती है तब तुम उसे जरूर जताना कि तुम उसके साथ हो, क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी यही उम्मीद रखती है। दूसरी ओर प्रैक्टिस करते वक्त मैरी को फिर से वो दिन याद आता है जब उसका सामना गॉब्लिन से हुआ था और उस वक्त वो कितनी कमजोर पड़ गई थी। यही याद करते हुए मैरी फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करती है। और चलो दोस्तों, अब तक हमने मैजिक के बारे में जो भी सीखा है उसे रिवाइज करते हैं। पहली, तुम जितनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा करोगे तुम्हारे हाथों में उतनी ही बड़ी आग लगेगी और तुम्हारे अंदर मौजूद मैजिकल एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी तुम उतना ही ज्यादा ताकतवर मैजिक यूज कर पाओगे। दूसरी, शियोन ने आग के अलावा भी दूसरी गर्म चीजों पर गैदर्ड मैजिक के जरिए कनेक्ट होने की कोशिश की है और हर बार टेम्परेचर ज्यादा होने पर उसके हाथ में आग लगी है। तीसरा, जब शियोन मैजिकली चार्ज स्टेट में आग को छूता है तब उस टाइम पर उसके हाथ में नॉर्मल आग ही लगती है। और चौथी बात कि अगर तुम अपने हाथ में दस्ताना भी पहन लेते हो तब भी गैदर्ड मैजिक से तुम्हारे हाथ में आग लग जाएगी। और कहता है कि काश वो भी ट्राउट मछलियों की तरह अपने हाथों से लाइट बॉल्स को निकाल पाता। लेकिन तभी मैरी कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ और कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया जिस मैजिक को यूज करने का सपना मैं कई सालों से देखता आया। आखिरकार अब मैं उसका यूज कर सकता हूँ। और इसी बात से खुश होकर वो एक बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाता है। शियोन के पिता देखते हैं कि शियोन फिर से वही अजीब सा चेहरा बना रहा है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि शियोन ने अपने इस नए पार्टिकुलर स्पेल का नाम फ्लेयर रखा है और शियोन अभी भी इसकी सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा है, इसीलिए वो इसे एक हमले के रूप में यूज नहीं कर सकता। और दोस्तों, ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है और अब फलों के उगने का मौसम आ गया है। अगले सीन में हम शियोन को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही थका हुआ था, क्योंकि जब भी वो फ्लेयर का यूज करता है मैजिकल एनर्जी को मूव कराने में तो ऐसा करने में उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। और वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है कि उसकी बहन मैरी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन लगातार इस तरह प्रैक्टिस करने की वजह से मैरी के हाथों में छाले पड़ गए हैं। इसीलिए उसके पिता कहते हैं मैरी आज के लिए इतना ही रहने दो। लेकिन मैरी कहती है नहीं, मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी क्योंकि मैं खुद को ताकतवर बनाना चाहती हूँ। तभी शियोन आकर कहता है दीदी आपको पिताजी की बात माननी चाहिए और आज के लिए इतना ही रहने देना चाहिए। लेकिन मैरी उसकी भी बात नहीं सुनती और वो फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। और जब शियोन इस बात पर जोर डालता है तब पहले तो मैरी उसकी ओर गुस्से में देखती है और फिर कहती है ठीक है अगर तुम कहते हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये देख, शियोन के पिता कहते हैं उसके ऐसे बर्ताव पर तुम चिंता मत करना, वो इस वक्त अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रही। फिर अगले सीन में शियोन अपने पिता को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है जो बिल्कुल लाइटनिंग की तरह होती है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसे एनिमल या प्लांट्स हैं जो लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हों? अब जो शियोन है वो फायर मैजिक के अलावा नए मैजिक के बारे में सीखना चाहता है और उसका अगला टॉपिक है लाइटनिंग। और इसीलिए अब वो कहीं से इलेक्ट्रिसिटी ढूंढना चाहता है, क्योंकि आग की ही तरह गैदर्ड मैजिक इलेक्ट्रिसिटी पर भी रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी जानवर या प्लांट नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कहीं सुना था कि किसी शख्स ने ऐसा ही एक सिमिलर फेनोमेनन देखा था और शायद से इस बात का जिक्र मुझसे ग्रास्ट ने किया था। लेकिन उससे मिलने के लिए हमें आइस्ट्रिया जाना होगा। अब अगले सीन में जब इस बारे में शियोन मैरी से पूछता है तब वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी, मुझे यहाँ बहुत सारे काम हैं। जिसके बाद वो शियोन को अपने कमरे से बाहर निकालने लगती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। शियोन को अपनी बहन का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है। साथ ही उसने मैरी के हाथ में पट्टी बंधी हुई भी देखी थी। और फिर जब जे आइस्ट्रिया टाउन आते हैं तब ग्रास्ट
इन्हें लाइटनिंग ओर के बारे में बताता है। लेकिन लाइटनिंग ओर का मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है क्योंकि वो माइनिंग साइट में मिलते हैं और उन्हें लेने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उन्हें छूना भी मुश्किल होता है क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इसीलिए कोई भी उन्हें छूता तक नहीं। अब शियोन के सामने एक बड़ा सवाल आ गया था कि वो इस लाइटनिंग ओर को आखिर अपने घर तक कैसे लाएंगे। इसीलिए शियोन यहाँ पूछता है, मिस्टर ग्रास्ट, क्या यहाँ आसपास कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें से सफेद रस निकलता हो? वो बताते हैं, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। शियोन समझ जाता है कि इस दुनिया में रबर ट्रीज नहीं है। तब दूसरी चीज है ग्लास। वो पूछता है, क्या आपके पास आइसन ग्लास नाम का मिनरल है? वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। मिस्टर ग्रास्ट कहते हैं, क्या तुम पेपर क्रिस्टल की बात कर रहे हो? जिसके बाद जो मिस्टर ग्रास्ट होते हैं वो अपने पास से एक ऐसा ही क्रिस्टल लेकर आते हैं। ये बहुत ही चमकीले होते हैं, इसीलिए मिस्टर ग्रास्ट कुछ क्रिस्टल अपने पास रखते हैं। शियोन उसे छू कर देखता है। दोस्तों, जो आइसन ग्लास होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की शीट्स में काम आते हैं और शायद शियोन इस क्रिस्टल का यूज उसकी तरह कर ले, लेकिन ये से उस तरह बनाएगा कैसे? तभी ग्रास्ट कहता है, भैया, आजकल के बच्चे ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। शियोन के पिता कहते हैं कि शियोन किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है। फिर शियोन पूछता है, मिस्टर ग्रास्ट, क्या आपके पास ऐसा ही एक बड़ा क्रिस्टल है? मिस्टर ग्रास्ट बताते हैं कि एक इतना बड़ा क्रिस्टल लेने के लिए तुम्हें 4000 ड्रिल्म लगेंगे। और दोस्तों, इस दुनिया में ये काफी बड़ी रकम है। इतने में एक पूरा परिवार एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खा ले। लेकिन शियोन के पिता शियोन के लिए वो खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि आज तक शियोन ने अपने पिता से कुछ भी अपने लिए खरीदने को नहीं कहा। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और अगर मेरी हैसियत इतनी है जितने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ग्रास्ट कहता है, तुम सच में बहुत ही अच्छे पिता हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने घर पर उस लाइटनिंग ओर को लेकर आ जाते हैं और इस बार शियोन की माँ भी उसे देखने के लिए वहीं पर खड़ी हुई थी। जिसके बाद शियोन अपने हाथ में गैदर्ड मैजिक का यूज करके उस लाइटनिंग ओर के करीब जाता है और अपने हाथ से एक मैजिक बॉल क्रिएट करके उसे जैसे ही लाइटनिंग ओर के साथ जोड़ता है, अचानक ही कुछ बहुत अजीब होने लगता है। काफी सारी रेड लाइटनिंग क्रिएट होती है, लेकिन बस कुछ पलों के लिए, फिर वो लाइटनिंग गायब हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि शियोन का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, इसीलिए ये दोनों उसे सहानुभूति देने लगते हैं। लेकिन शियोन अजीब ढंग से हंसते हुए कहता है, मेरा प्लान कामयाब रहा। और खुशी के मारे शियोन वहीं उछलने और कूदने लगता है। अपने बेटे को खुश देख शियोन की माँ भी खुश होती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जब गैदर्ड मैजिक लाइटनिंग ओर के कांटेक्ट में आता है तब उसमें आग नहीं लगती, बल्कि उसमें से बहुत तेज लाइटनिंग पैदा होती है। और इससे ये बात साबित होती है कि मैजिकल एनर्जी सिर्फ आग नहीं बल्कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, जिससे ये साबित होता है कि मैजिकल एनर्जी नेचुरल फेनोमेना से कांटेक्ट में आते ही उसे मिमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके उसे एज इलेक्ट्रिक शॉक शूट कैसे कर पाएगा, क्योंकि मैजिकल एनर्जी लाइटनिंग ओर के कांटेक्ट में आते ही चारों ओर बिजली फेंकने लगती है। यानी कि शियोन तो उसके करीब भी नहीं जा सकता। लेकिन चाहे कुछ हो जाए, मैं मैजिक का यूज करना जरूर सीखूंगा। लाइटनिंग मैजिक और एक मैजिकल बॉल। एंड देन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो मैजिकल एनर्जी वो रिलीज करता है जरूरी नहीं कि वो एक बॉल के शेप में ही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोन अपनी मैजिकल एनर्जी को एक क्यूब के रूप में भी सम्मन कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल एनर्जी को जिस भी रूप में इमेजिन करता है वो उस रूप में तब्दील होने लगती है। और अब यही बताने के लिए वो अपनी बहन के कमरे में आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर मैरी नहीं होती और वहाँ बिस्तर पर सिर्फ मैरी के हाथ में बंधी हुई पट्टियां होती हैं। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर आता है। मैरी को ढूंढते हुए वो काफी दूर आ जाता है, लेकिन उसे मैरी कहीं नहीं दिखती। चलते हुए वो नदी किनारे आता है और यहाँ वो मैरी को ट्रेनिंग करते हुए देखता है, जहाँ हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करते वक्त मैरी की लकड़ी की तलवार ही टूट जाती है। और यहाँ शियोन को अपनी बहन की नजरों में मायूसी नजर आती है, जो देख उसे वही लम्हा याद आता है कि किस तरह उसकी बहन ने उसकी ओर देखा। और हाँ, रोज ने भी उससे कहा था कि उसे अपनी बहन का साथ देना चाहिए। शियोन को देख मैरी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन शियोन कहता है, जब भी मैं मैजिक यूज करने की कोशिश करता आप मुझे चीयर करती, लेकिन जब आपने कुछ करने की कोशिश की मैंने आपका साथ नहीं दिया, मुझे माफ कर दीजिए। वो कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस पल भर के लिए मुझे ये ख्याल जरूर आया कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो, लेकिन तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं थी। मुझे बस
जलन हो रही थी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, हमेशा मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए और इसीलिए मैंने तलवारबाजी की इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की, लेकिन जब जरूरत थी तब मैं कुछ नहीं कर पाई। घबराहट के मारे मैं हिल तक नहीं पाई और अगर उस वक्त तुमने हमें ना बचाया होता तो मैं और माँ मारे जाते। और इस वजह से मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्यों मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। शियोन कहता है, तब क्या आप अब मुझसे नफरत करती हैं? वो कहती है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बस जलन इस बात से हो रही है कि मेरे कमजोर होने की वजह से तुम्हें ताकतवर बनना पड़ रहा है और इसीलिए अब मैं वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं खुद को ताकतवर बना पाऊँ। लेकिन जब भी तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आता है मुझे वही दिन याद आता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगले ही पल में शियोन मैरी को जाकर गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं सका। मैरी रोते हुए कहती है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया। शियोन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके दिल में कोई भी दर्द है तो आप वो मुझे बताइए, मैं आपका दर्द आपसे छीन लूंगा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की वजह से इनकी बॉडी ग्लो करने लगती है। और आखिर में शियोन कहता है, इस दुनिया में पैदा होने के बाद मैं एक बात समझ चुका हूँ कि चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, हर किसी को जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। और यही ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैरी शियोन को पकड़े हुए हैं और इनका ये बहन भाई का प्यार देखकर रोज का तो वैसे ही दिमाग खराब हो गया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस शाम एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के बाद मैरी इसी तरह शियोन से चिपकी हुई है। सो अब प्रेजेंट में शियोन कहता है, दीदी अगर आप थोड़ा दूर हो जाएंगी तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि अब मुझे अपना एक्सपेरिमेंट करना है। मैरी रोते हुए कहती है, तो क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ रही हूँ? शियोन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक मैजिकल एक्सपेरिमेंट है जिस वजह से ये काफी खतरनाक हो सकता है। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो गैदर्ड मैजिक का यूज करके अब काफी बड़े लेवल की मैजिक बॉल को क्रिएट करने लगा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि शियोन की मैजिकल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, बल्कि उसकी पकड़ अपने जादू पर और भी मजबूत हो गई है। और जैसे जैसे वो अपनी मैजिकल एनर्जी का साइज बढ़ाता है वो मैजिकल एनर्जी और पतली होती जाती है। इसीलिए अब शियोन ट्राई करता है कि वो इस मैजिकल एनर्जी को आकार में बड़ा करने की बजाय और भी छोटा करने लगता है। जिसके बाद शियोन इस फ्लेम पिकर की सहायता से मैजिक एनर्जी को सीधा एक दिशा में शूट करता है। और दोस्तों, यहाँ पर शियोन जिस आइटम का यूज कर रहा है उसको शियोन ने गैस फ्लेयर नाम दिया है। जिसके बाद शियोन उस लाइटनिंग ओर के पास आता है और उसकी ओर छोटी साइज की मैजिकल एनर्जी को शूट करता है। लेकिन लाइटनिंग ओर के संपर्क में आते ही वो छोटी मैजिक बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इस लाइटनिंग ओर की तुलना में शियोन ने जो मैजिकल एनर्जी रिलीज की वो बहुत कम थी। और इसी तरह बारीकी से इन चीजों के बारे में रिसर्च करते हुए शियोन मैजिकल एनर्जी का शेप बदलना भी सीख गया है। जिसके बाद शियोन गैदर्ड मैजिक का यूज करके अपनी मैजिकल एनर्जी को लंबा करके उससे लाइटनिंग ओर को छूने की कोशिश करता है। लेकिन उसके ऐसा करने से बहुत ही खराब रिएक्शन आता है और शियोन वहीं गिर पड़ता है। रोज और मैरी पूछती है, तुम ठीक तो हो ना शियोन? शियोन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद रोज कहती है, तुम्हारी मैजिकल एनर्जी ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारी मैजिकल एनर्जी के संपर्क में आते ही वो लाइटनिंग और सामने की ओर प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसने वापस शियोन की ओर ही प्रतिक्रिया दी। जिसका मतलब ये है कि जब शियोन की मैजिकल एनर्जी ने लाइटनिंग ओर को टच किया तब शियोन और लाइटनिंग ओर के बीच शियोन की मैजिकल एनर्जी से एक संपर्क बन गया, जिससे लाइटनिंग ओर की लाइटनिंग शियोन की ओर ही आई। जिसके बाद शियोन मन में कहता है, मुझे मैजिकल एनर्जी को और भी गहराई से सीखना होगा। और वैसे देखा जाए तो अब तक मैं काफी आसानी से प्रोग्रेस करता आ रहा हूँ, जिसका मतलब यही है कि ये दुनिया भी चाहती है कि मैं इस दुनिया में मैजिक को इन्वेंट करूँ। तभी वहाँ शियोन के पिता के साथ मिस्टर ग्रास्ट आते हैं। अब यहाँ एक साथ बैठकर शियोन के पिता कहते हैं, शियोन तुमने लाइटनिंग और उठाने के लिए जो आइडिया निकाला था उसका इस्तेमाल इन महाशय ने अपने फायदे के लिए किया। ये सोच रहे हैं कि ये अपने फायदे के लिए तुम्हारे आइडिया का यूज करके लाइटनिंग और को उन गुफाओं में से बाहर निकालें, जिससे इन्हें बिजनेस में बहुत मुनाफा होगा। ग्रास्ट कहता है, मुझे माफ कर दो शियोन, मैंने तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे आइडिया को यूज किया। शियोन कहता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रास्ट कहता है, क्या? लेकिन मैं तुम्हारे आइडिया का यूज अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। शियोन कहता है, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है?
शियोन के पिता कहते हैं बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे ज्यादा बड़ी है। जिसके अगले सीन में हम शियोन और मैरी को एक अलग कमरे में देखते हैं और इस कमरे में चारों ओर लाइटनिंग और फैले हुए थे। यानी कि इस वक्त ये सभी हैं ग्रास्ट द ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप में। मिस्टर ग्रास्ट कहते हैं ये लाइटनिंग और बहुत कीमती होते हैं, पर साथ ही बहुत खतरनाक भी, इसीलिए इन्हें कोई खरीद ही नहीं रहा। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे मैं लाइटनिंग ऑर्स को बेच सकूं? और साथ ही इन लाइटनिंग ऑर्स से जो बिजली की आवाज आती है वो भी कस्टमर्स को बहुत परेशान करती है। प्लीज मेरी मदद कर दो शियोन। शियोन कहता है मुझसे जो होगा वो मैं करूंगा आपकी मदद के लिए। जिसके बाद इन लाइटनिंग ऑर्स को देख शियोन पूछता है वैसे आपने इन्हें इतनी दूर दूर क्यों रखा हुआ है? जिसके बाद मिस्टर ग्रास्ट बताते हैं कि क्यों। वो एक लाइटनिंग ऑर को दूसरे के करीब लेकर जाती हैं, जिससे बहुत ज्यादा तेज लाइट पैदा होती है, क्योंकि दो लाइटनिंग ऑर्स की बिजली आपस में टकरा रही थी और यह नजारा शियोन की आंखों में समा जाता है। जिसके बाद ग्रास्ट इन्हें वो लोहा दिखाता है जो उसने लाइटनिंग ऑर को गलाकर बनाया है। शियोन पूछता है कि क्या इसमें कोई इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स नहीं आता? मिस्टर ग्रास्ट शियोन को एक और वैसा ही मेटल देकर कहते हैं तुम खुद ट्राई कर लो। जिसके बाद जब शियोन इन दोनों मेटल्स को आपस में टच कराता है तब कुछ भी नहीं होता। अब ये देख शियोन पूछता है रिफाइनमेंट प्रोसेस के किस पड़ाव पर इस लाइटनिंग ऑर से बिजली निकलना बंद हो गई थी? ग्रास्ट कहता है शायद जब मैंने इसे पिघलाने के लिए गर्म किया था तब लाइटनिंग बंद हो गई थी। शियोन कहता है इसे पिघलाना मतलब गर्म करना। जिसके बाद शियोन पूछता है पिताजी क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। मैरी पूछती है तुम क्या करने वाले हो? शियोन कहता है बस देखती जाओ। जिसके बाद शियोन भट्टी के पास आकर गैदर्ड मैजिक का यूज करके उसमें नीले रंग की आग लगा देता है और फिर मिस्टर ग्रास्ट से उनका काम करने को कहता है, यानी लाइटनिंग ओर को पिघलाने का काम। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर ग्रास्ट थे वो ये देखकर हैरान हो चुके थे कि अचानक ही शियोन के हाथ से ये आग कहाँ से निकली। जो सुन शियोन अपने पिता की ओर देखता है। उसके पिता सिर हिलाकर कुछ इशारा करते हैं। फिर शियोन ग्रास्ट को बताता है कि ये मैजिक था। सब कुछ जानने के बाद भी कुछ देर तक ग्रास्ट को शियोन की बातों पर यकीन ही नहीं होता। फिर वो कहता है अगर मैं इस आग का इस्तेमाल लाइटनिंग ओर को पिघलाने के लिए करूंगा तो इससे क्या अलग होगा? शियोन कहता है ये तो मैं भी नहीं जानता क्योंकि मैं अभी भी मैजिक की रिसर्च कर रहा हूँ। ग्रास्ट कहता है चलो कोशिश करके पता लगाते हैं, लेकिन ये करने में मुझे 1 घंटा लगेगा, तब तक तुम बाहर जाकर घूम सकते हो। पर शियोन कहता है कि नहीं, उसे पूरी प्रोसेस देखनी है और अगर शियोन यहाँ है तो मैरी यहाँ से कैसे जा सकती है। अब 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि ग्रास्ट शियोन की नीली आग से लाइटनिंग ओर को पिघलाकर उन्हें लोहे में बदल चुका है और अब इम्तिहान की घड़ी आती है। ग्रास्ट एक पीस को उठाकर उसे धीरे धीरे जैसे ही दूसरे पीस के करीब लेकर आता है अचानक ही बिजली क्रिएट होने लगती है। जो देख मैरी कहती है वाह शियोन तुमने कर दिखाया। शियोन के माता पिता भी उसकी तारीफ करते हैं। जिसके बाद शियोन इस लोहे को आयरन लाइटनिंग नाम देता है। जिसके बाद ग्रास्ट की मदद करते हुए शियोन के पिता ने भी कई सारे आयरन लाइटनिंग बनाना शुरू कर दिया और हमें पता चलता है कि मिस्टर ग्रास्ट लगातार 3 दिनों तक बिना एक भी पल सोए काम करते रहे और अब आखिरकार मिस्टर ग्रास्ट ने ये कर ही दिखाया। लेकिन बेचारे बहुत थक गए हैं। अब हमें शियोन इस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। यह है भाई लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो अंधेरे में रोशनी करेगा, लाइटनिंग लैंप। और हाँ, इसके ढक्कन को ऊपर करते ही ये कुछ इस प्रकार जलने लगती है, लेकिन किसी मामूली लालटेन की तरह आपको इसमें बार बार तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो भाई लोग, ये है लाइटनिंग स्ट्राइकर। इसके जरिए आप बहुत आसानी से आग जला सकते हैं। और अगर आप इन दोनों आइटम में इंटरेस्टेड हैं तो मिस्टर ग्रास्ट की दुकान पर आकर इन्हें जरूर खरीदें। और अगर आप वहाँ तक नहीं आ सकते तो एनीकुन एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आप इन्हें आसानी से देख पाएंगे। शियोन की होशियारी देख उसकी माँ कहती है हाय मेरा बेटा कितना होशियार है। उसके पिता कहते हैं कि हाँ मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मैरी कहती है मैं तो शुरू से जानती थी कि शियोन कितना कमाल का है। पर तभी मिस्टर ग्रास्ट कहते हैं सच में शियोन तुम कमाल के हो और तुम्हें तो कमाल का होना ही था आखिर तुम। लेकिन कुछ और कहने से पहले ही शियोन के पिता ग्रास्ट को चुप रहने को कहते हैं। जिसके बाद ग्रास्ट कहता है अरे माफ करना, मैं तो कुछ भी ऐसे ही बोल रहा था। जिसके बाद शियोन की माँ कहती है चलो काम खत्म हो गया है तो क्यों ना लंच कर लिया जाए। लेकिन शियोन नोटिस करता है कि कुछ पलों के लिए माहौल कितना अजीब हो गया था। आखिर मिस्टर ग्रास्ट कहने क्या वाले थे, आखिर मैं क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी में बैठकर शियोन का परिवार अब यहाँ से जाने लगता है। वहीं मिस्टर ग्रास्ट उन्हें अलविदा कह रहे थे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ शियोन, कभी भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े
तो मुझे बुला लेना। क्योंकि दोस्तों जब ये लोग लाइटनिंग स्ट्राइकर्स और लैंप बना रहे थे तब वहाँ शियोन को एक नई उम्मीद नजर आई। लाइटनिंग और के साथ मैं कुछ नया बनाना चाहता हूँ और अगर मेरा आइडिया कामयाब रहा तो इससे मेरी मैजिकल पावर बहुत बढ़ जाएगी। जिसके कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि लाइटनिंग स्ट्राइकर्स और लाइटनिंग लैंप बहुत ही आसानी से बिक गए, लोगों को वो बहुत पसंद आए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शियोन अपना एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर चुका है। शियोन बताता है कि आग ऑक्सीजन के बिना जलती नहीं रह सकती। ये तो तुम दोनों पहले से ही जानती होगी, है ना? ये दोनों कहती हैं हाँ, लेकिन मैरी के एक्सप्रेशन से हम जानते हैं कि वो कितना जानती है। जिसके बाद शियोन गैदर मैजिक का यूज करके इस मोमबत्ती में आग लगा देता है। और दोस्तों अब सवाल है कि क्या इसे भी बंद करने पर यह भी नॉर्मल आग की तरह बुझ जाएगी? और दोस्तों जब शियोन ऐसा करता है, वो कैंडल के ऊपर से ग्लास को हटाता है, तब भी ये कैंडल जल रही थी। मैरी कहती है देखो तुम गलत थी, क्योंकि रोज का कहना था कि ऐसा करने से ये आग बुझ जाएगी। शियोन कहता है कि हाँ, ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी ये आग बुझी नहीं। पर क्या इसका मतलब फायर मैजिक यूज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती? यानी इसका मतलब तो यही हो सकता है कि मैजिकल एनर्जी पर ये कुदरत के नियम काम नहीं करते। अब इससे ज्यादा कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन इतना तो जानने को मिल ही गया कि मैजिक से क्रिएट की गई आग नॉर्मल आग से अलग होती है। फ्लेयर जो कि एक फायर मैजिक स्पेल है, उसमें मैजिकल पावर फ्यूल की तरह काम करती है। और इसी से शियोन को एक आइडिया आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोन स्ट्राइकर से गैदर्ड मैजिक करके आसमान में फायर बॉल फेंकता है और मैरी से मैजिकल एनर्जी की एक बॉल को इस फायर बॉल के ऊपर फेंकने को कहता है। तभी मैरी बिल्कुल ऐसा ही करती है, पर जैसे ही उसकी ये मैजिक बॉल फायर बॉल के साथ कनेक्ट होती है, वहाँ पर एक बड़ा मैजिकल एक्सप्लोजन होता है। शियोन तुरंत मैरी के पास आकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। रोज पूछती है शियोन क्या तुम जानते थे कि कुछ ऐसा होगा? वो कहता है नहीं, मुझे तो लग रहा था कि ऐसा करने से फायर बॉल में मैजिकल पावर बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो कुछ अजीब ही हो गया। ये मैजिकल एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन तभी अचानक शियोन के दिमाग में कई सारी कड़ियां आपस में मिलने लगती हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल करंट, और अगले ही पल में कोई बात समझ आती ही शियोन भागकर लाइटनिंग ओर के पास आता है और फिर वो अपने मैजिकल एनर्जी से लाइटनिंग ओर को छूता है, जिससे उसकी ओर लाइटनिंग आती है। और अब शियोन समझ चुका है कि असल में ये मैजिकल एनर्जी है ही नहीं। रोज कहती है पर तुम्ही ने तो कहा था कि ये मैजिकल एनर्जी है। शियोन कहता है हाँ ये मैजिकल एनर्जी है, लेकिन साथ ही ये नहीं भी है, बल्कि इसकी जो हवा है वो मैजिकल एनर्जी के साथ रिएक्ट कर रही है। जब मैंने पहली बार ऐसा करने की कोशिश की थी तब इसने साफ तौर पर विंड रेजिस्टेंस के साइन दिए थे। जिस तरह फ्लेयर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो मैजिकल एनर्जी को फ्यूल बनाकर चलती रहती है। इसका मतलब यही है कि मैजिकल एनर्जी मैजिक के लिए बिल्कुल हवा की तरह काम करती है। और जैसे ही मैरी की लाइट बॉल यानी कि मैजिकल एनर्जी शियोन की फायर बॉल यानी कि एक फिजिकल सब्सटेंस के साथ कनेक्ट हुई, तब उसने एक्सप्लोजन की ये खतरनाक प्रतिक्रिया दी। और यही सब सोच शियोन अजीब ढंग से हंसने लगता है। जो देख ये दोनों कहती हैं ये खुश होते वक्त कितना अजीब चेहरा बनाता है। और दोस्तों अब अगर डिफरेंट टाइप के मैजिक या मैजिकल एनर्जी को आपस में कंबाइन किया जाएगा तब हम इसे कंपाउंड मैजिक कहेंगे। और अब ऐसे ही शाम के वक्त हम शियोन को कुछ अलग प्रकार के दस्ताने पहने हुए देखते हैं। ये दस्ताने शियोन ने मिस्टर ग्रास से बनवाए हैं स्पेशल ऑर्डर पर। और मिस्टर ग्रास ने ये दस्ताने इस तरह से बनाए हैं कि ये बहुत ज्यादा हद तक फायर और लाइटनिंग के प्रति रेजिस्टेंट हैं। जिसके बाद शियोन इन दस्तानों को पहने हुए फायर मैजिक फ्लेयर का यूज करता है और उसे आसमान में फेंक कर उसी की ओर एक मैजिक बॉल भी फेंकता है। और इनके आपस में कनेक्ट होते ही फिर से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो देख मिस्टर ग्रास्ट के साथ साथ शियोन के माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद शियोन फिर से एक और मैजिकल एक्सप्लोजन करता है। जिसके बाद अब बारी आती है इम्तिहान की। अब शियोन यूज करेगा लाइटनिंग मैजिक का। शियोन कॉन्सेंट्रेट करके लाइटनिंग मैजिक को शूट करता है और वो ऐसा कर लेता है और आखिरकार उसने ये कर ही दिखाया। शियोन बहुत ज्यादा खुश होता है। लाइटनिंग मैजिक जिसे शियोन ने बोल्ट नाम दिया है वो कंप्लीट हुआ। मैरी आकर कहती है मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ शियोन। लेकिन भाई लोग शियोन तो इतना ज्यादा खुश था कि वो खुशी के मारे रोने ही लगता है। और अब शियोन को रोते हुए देख मैरी शियोन को इस तरह पकड़ लेती है। ये खुशी का पल सभी के लिए काफी खुशनुमा था। और अब होगी शियोन के लिए एक नए सफर की शुरुआत। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई है, पर शियोन बाथरूम जाने के लिए उठता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आता है उसे बगल के कमरे से कुछ आवाज आती है।
वो वहीं छुपकर बातें सुनने लगता है, जहाँ शियोन की माँ शियोन के पिता को समझा रही थी कि हमें शियोन का इतना साथ नहीं देना चाहिए कि वो गलत राह पकड़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस मैजिकल पावर को हर किसी को दिखाता रहे, क्योंकि भले ही वो काफी समझदार है पर है तो वो एक बच्चा ही। उसके पिता कहते हैं चाहे बात कुछ भी हो, मुझे शियोन पर और उस शख्स पर जिसने शियोन को हमें सौंपा था पूरा यकीन है। शियोन कहता है क्या पिताजी ये क्या कह रहे हैं, क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ? और यहीं एपिसोड 5 एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम शियोन को देखते हैं जो अपने सामने एक बड़ी सी लकड़ी को रखे हुए हैं। इसके बाद वो अपने इन दस्तानों को पहने हुए गैदर्ड मैजिक करने के बाद लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे एक लाइटनिंग अटैक सीधा उस लकड़ी में जाकर उसे 2 हिस्सों में काट देता है। जो देख वहाँ खड़ी हुई रोज और मैरी दोनों ही शियोन की तारीफ करती हैं कि वो किस तरह अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहा है। शियोन कहता है इस सब में मेरी मदद करने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। मैरी उसके पास आकर कहती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। पर ये बात सुन शियोन को अपने पिता की कही वो बात याद आती है कि शियोन को किसी शख्स ने इन्हें दिया था उसका ख्याल रखने के लिए। यानी कि दोस्तों शियोन और मैरी ब्लड रिलेटेड नहीं है, यानी कि बहुत पहले मैरी ने जो बात कही थी वो सच हो सकती है कि ये दोनों शादी कर लें। और यही बात सोचकर शियोन शर्माने लगता है। वो मन में कहता है आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। फिर रात के वक्त हम शियोन को उसके कमरे में देखते हैं जो किसी बुक पर वही सब लिख रहा है जो उसके साथ अभी घटित हो रहा है। अब इसके बाद हमें कंपाउंड मैजिक के बारे में और बताया जाता है कि मैजिक को मैजिकल एनर्जी के साथ कनेक्ट करते ही एक अजीब सा रिएक्शन होता है जिसे हम साइनर्जिस्टिक मैजिक कहेंगे। और साइनर्जिस्टिक मैजिक का यूज करके हम फायर स्पेल को उसकी हाईएस्ट फॉर्म ट्विन फेलर में तब्दील कर सकते हैं और साइनर्जिस्टिक मैजिक का यूज करके हम लाइटनिंग मैजिक बोल्ट को उसकी हाईएस्ट फॉर्म लाइन बोल्ट में तब्दील कर सकते हैं। और जब मैजिकल एनर्जी फ्लेयर से टच करती है तब इससे क्रिएट होता है बॉम्ब फ्लेयर। और अगर हम इस बॉम्ब फ्लेयर में एक और बार मैजिकल एनर्जी को कंबाइन कर दें तब इससे क्रिएट होगा डबल बॉम्ब फ्लेयर। जिसके बाद अगले दिन शियोन वापस से झील में आता है, उसके पीछे ये दोनों भी थी। और अब इसी पानी में शियोन गैदर्ड मैजिक का यूज करता है जिससे एक मैजिक बॉल क्रिएट होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो गायब हो जाती है। जो देख रोज और मैरी पूछती हैं आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। शियोन कहता है हमारे पिछले एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला कि मैजिकल एनर्जी एयर में मौजूद प्रॉपर्टीज के साथ इंटरेक्ट करती है, इसीलिए मुझे लगा कि क्या पानी के अंदर भी मैजिकल एनर्जी किसी चीज के साथ इंटरेक्ट करेगी। और फिर मैंने हवा से इंटरेक्ट हुई मैजिकल एनर्जी को पानी में डाला, तब इससे कोई रिएक्शन नहीं आया। शायद अब मुझे ये अलग तरीके से ट्राई करना होगा। लेकिन शियोन की बातें सुन ये दोनों कहती हैं भैया शियोन और उसके मैजिक की बातें इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद शियोन जरा अलग तरीके से गैदर्ड मैजिक का यूज करता है और इस बार उसके ऐसा करने से पानी के बबल्स निकलते हैं, लेकिन बस कुछ पलों के लिए। जो देख रोज और मैरी को लगता है कि ये उनकी आंखों का वहम था, लेकिन शियोन बताता है कि नहीं ऐसा सच में हुआ है। मैंने अपनी मैजिकल एनर्जी से कहा कि वो पानी को हवा में उड़ाए। यानी कि दोस्तों अब ये बात भी पता लग चुकी है कि मैजिकल एनर्जी वाटर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है और अब शियोन वाटर मैजिक का भी यूज कर पाएगा। और यही बात सोचकर वो बहुत खुश होने लगता है। अगले सीन में वो सोचता है कि वो वाटर मैजिक का यूज तभी कर पाएगा जब वो वाटर में मौजूद हवा के साथ अपनी मैजिकल एनर्जी का इंटरेक्शन करवाए। जिसके बाद शियोन मैरी और रोज को दिखाते हुए हवा में मौजूद पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जिससे शियोन को समझ आता है कि जो वो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। वो अपने राइट हैंड में मुश्किल से एक बास्केटबॉल के जितना मैजिक इकट्ठा कर सकता है। अब शियोन फिर से गैदर मैजिक का यूज करता है और इस बार जो होता है वो देखकर तो शियोन और रोज के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार जो मैजिकल एनर्जी का एरिया था वो काफी बड़ा हो गया था। इसके बाद शियोन मैजिकल एनर्जी पर कंसंट्रेट करता है और अगले ही पल में वो मैजिकल एनर्जी उसके हाथ में एक लाइट बॉल बन जाती है और कुछ ही मिनटों में वो लाइट बॉल एक वाटर बॉल बन जाती है। जो देख रोज और शियोन हैरान हो जाती हैं। मैरी तुरंत शियोन को जाकर पूछती है कि आखिर ये पानी की बॉल कहाँ से आ गई, आखिर ये था क्या। जिसके बाद शियोन बताता है कि उसने अपने मैजिकल एनर्जी का एरिया बढ़ा कर लिया। इससे उस एरिया में मौजूद हवा में जितना भी पानी था उसको मैजिकल एनर्जी ने एक जगह पर कलेक्ट किया और फिर वो मैजिकल एनर्जी वाटर में तब्दील हो गई। जो जान मैरी पूछती है तो अब तुम इस स्पेल का नाम क्या रखने वाले हो। शियोन कहता है ये वाटर मैजिक है तो इसका नाम एक्वा रखता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज और मैरी भी बिल्कुल शियोन की तरह स्टेप बाय स्टेप करके हवा में से पानी बना लेती हैं। यानी कि दोस्तों शियोन की तरह ये दोनों भी मैजिक का यूज कर सकती हैं।
लेकिन वो वाटर बॉल इनके ऊपर ही फूट जाती हैं, जिससे ये दोनों ही भीग जाती हैं और इस बात पर दोनों ही हंसने लगती हैं। और इन दोनों को इस तरह हंसता हुआ देख शियोन कहता है मैजिक सबकी जिंदगियों में खुशियां लाएगा। और फिर हम देखते हैं कि शियोन के माता पिता इन तीनों को कहीं लेकर जा रहे हैं और ये होने वाला है शियोन की इन्वेस्टिगेशन का अगला पड़ाव। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ग्रास्ट इन तीनों को एक गिल्ड में लेकर आते हैं, क्योंकि गिल्ड में रजिस्टर किए बिना ये किसी भी क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दोस्तों शियोन मॉन्स्टर हंटिंग इसीलिए करना चाहता है ताकि वो ये जान सके कि मैजिक मॉन्स्टर्स के खिलाफ कितना इफेक्टिव है। ग्रास्ट पूछता है अगर तुम तीनों चाहो तो बाद में भी ऐसा कर सकते हो, पर मैरी कहती है मैं अब और नहीं भागूंगी, मुझे ताकतवर बनना है ताकि मैं शियोन को प्रोटेक्ट कर सकूं। रोज कहती है मेरा भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। पर तभी शियोन कहता है मिस्टर ग्रास्ट आप ये बात मेरे माता पिता से छुपाए रखिएगा प्लीज। यानी कि ये तीनों गिल्ड में रजिस्टर करने वाले हैं, ये बात इनके माता पिता को पता ही नहीं है। जिसके बाद ग्रास्ट गिल्ड में आकर सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को एक लॉकेट दिखाता है जो कि असल में उसकी गिल्ड आईडी है। ग्रास्ट एक प्लेटिनम रैंक एडवेंचरर है। ग्रास्ट कहता है इन तीनों बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है तो आप दोनों इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। दोस्तों ये होते हैं शियोन के पिता, जिन्हें देखकर इन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट से शियोन के पिता कहते हैं हाँ हम दोनों इन तीनों का रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। और दोस्तों हमें पता चलता है कि शियोन के पिता एक डायमंड रैंक एडवेंचरर हैं। और दोस्तों गिल्ड में मौजूद किसी भी शख्स ने आज तक इतनी हाई रैंक का बंदा नहीं देखा है। और अब शियोन के पिता इन तीनों से कहते हैं जाओ और कोई क्वेस्ट एक्सेप्ट करो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों इनसे माफी मांगते हैं। और फिर शियोन कहता है पिताजी क्या आप पहले से जानते थे कि हम रजिस्टर करवाने गिल्ड में आएंगे? वो कहते हैं मुझे जरा शक हो गया था। कुछ दिनों से मैरी मुझसे और अपनी माँ से आंखों में आंखें डालकर बात करने से झिझक रही है। यानी कि मैरी की वजह से ही शियोन के पिता को इन पर शक हो गया। शियोन के पिता कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम तीनों मुझे बताए बिना मॉन्स्टर हंटिंग पर जाओगे। ये तीनों फिर से शियोन के पिता से माफी मांगते हैं। इस बार ग्रास्ट कहता है अब इन्हें इतना भी मत डांटो। वो कहते हैं तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन अपने पिता को अब सब कुछ बता चुका है। उसके पिता कहते हैं मैं इस बात पर तुम तीनों की तारीफ करता हूँ कि तुम तीनों मिस्टर ग्रास्ट के साथ आए, ना कि अकेले। और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझसे ये सब छुपाकर तुम तीनों ने सही नहीं किया। अगली बार से मुझे बताए बिना ऐसा कुछ मत करना, ओके? अब इस बात से ये तीनों ही खुश हो जाती हैं कि शियोन के पिता ने इन तीनों को माफ कर दिया और अब वो भी इनके साथ हंटिंग पर आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जंगल में आ चुके हैं, जहां इनके सामने होते हैं काफी अजीब ढंग के मॉन्स्टर्स। लेकिन इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए शियोन के पिता अकेले आगे बढ़ते हैं। यहाँ मौजूद चारों मॉन्स्टर्स एक साथ इन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन शियोन के पिता बहुत ही आसानी के साथ इन चारों को ही खत्म कर देते हैं। और ये सीन ये तीनों ही देखते रह जाते हैं। शियोन मन में कहता है मुझे पता नहीं था कि पिताजी इतने ज्यादा ताकतवर हैं। शियोन के पिता कहते हैं मैंने यहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स की संख्या जरा कम कर दी है, अब बारी तुम तीनों की है कि तुम तीनों मॉन्स्टर्स का सामना करो। और अगले ही पल में वहाँ काफी सारे कोबोल्ड्स आ जाते हैं। शियोन के पिता कहते हैं कोबोल्ड्स गॉब्लिन्स जितने ताकतवर नहीं होते, तुम तीनों की पहली लड़ाई के लिए ये बेस्ट हैं। लेकिन ये गॉब्लिन की बात सुन मैरी के जहन में वही गॉब्लिन आ जाता है और ये याद करते ही वो जरा कांपने लगती है। और अगले ही पल में वो कोबोल्ड्स इन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये तीनों भी उनका सामना करने के लिए तैयार थे और शियोन के पिता इन तीनों को बता रहे थे कि किसको क्या करना है। दोस्तों कोबोल्ड्स जैसे मॉन्स्टर्स पर दूर से हमला करना ही बेहतर रहता है, यानी कि शियोन का मैजिक यहाँ बहुत काम आएगा। सबसे पहले शियोन फायर मैजिक फ्लेयर से इन कोबोल्ड्स पर हमला करता है, जिसके बाद फ्लेयर के साथ मैजिकल एनर्जी कंबाइन होते ही वहाँ एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। चारों ओर बहुत तेज धूल उड़ने लगती है और धूल हटते ही हम देखते हैं कि शियोन के हमले ने कुछ कोबोल्ड्स को खत्म कर दिया है। लेकिन तभी एक कोबोल्ड तेजी से शियोन की ओर दौड़ता है और वो अब शियोन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी शियोन को बचाने के लिए मैरी आ जाती है। दूसरी ओर रोज भी बहुत बहादुरी से इन कोबोल्ड्स का सामना कर रही थी, जिसके बाद शियोन उसकी ओर आ रहे कुछ कोबोल्ड्स की ओर लाइन वोल्ट अटैक करता है और इस लाइटनिंग से वो दोनों कोबोल्ड्स एक ही बार में मारे जाते हैं। दूसरी ओर रोज और मैरी भी अपने अपने हमलों से इन कोबोल्ड्स को मार देती हैं, जिस वजह से ये दोनों ही थक जाती हैं। लेकिन अगले ही पल में शियोन इनकी ओर पावरफुल फायर अटैक ट्विन फेलर का यूज करता है।
असल में शियोन ने यह हमला इन दोनों के पीछे मौजूद एक कोबोल्ट पर किया था जो इन पर हमला करने वाला था। और अब शियोन चैन की सांस लेता है। इनकी जान बचाने के लिए मैरी शियोन का शुक्रिया करते हुए कहती है, अब मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ, थैंक्स टू यू। जो सुन शियोन मन में कहता है, भले ही हम दोनों का खून का रिश्ता ना हो, लेकिन मेरी बड़ी बहन मेरी बहुत फिक्र करती है। तभी शियोन के पिता आकर कहते हैं, तुम तीनों की पहली लड़ाई में तुम तीनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो बात सुन ये तीनों खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल में शियोन के पिता कहते हैं, चलो अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। मैंने कुछ मॉन्स्टर्स के फुटप्रिंट्स देखे थे। दोस्तों शियोन के पिता यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं, जो देखकर ये तीनों बहुत हैरान होते हैं। अगले सीन में हम फिर से शियोन को कोबोल्ट्स का सामना करते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए ये तीनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तभी मिस्टर ग्रास्ट कहते हैं, ये बच्चे तो कमाल के हैं, इन तीनों ने सभी कोबोल्ट्स को खत्म कर दिया। जिसके बाद शियोन कहता है, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें ये भी जानने को मिला कि हमने कहाँ कहाँ कमियां हैं। शियोन के पिता कहते हैं, तुम तीनों अब आराम कर लो, हम इन मॉन्स्टर्स के कुछ पार्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों आराम करने लगते हैं, पर तभी शियोन की नजर सामने इस अजीब सी जगह पर पड़ती है। मैरी पूछती है कि क्या हुआ। शियोन कहता है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि वहाँ कुछ तो है। जिसके बाद ये तीनों उस अजीब सी जगह के पास आते हैं और फिर ये थोड़ा अंदर भी आते हैं, लेकिन यहाँ रोज कहती है, इससे ज्यादा अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। पर तभी अचानक सामने शियोन को एक रोशनी नजर आती है। वो उस चीज के करीब आता है। करीब आकर ये तीनों देखते हैं कि यहाँ पक्षियों को रखने वाला एक पिंजरा था, पर इसमें कोई पक्षी नहीं बल्कि एक फेरी थी। और दोस्तों शियोन के उसकी ओर हाथ बढ़ाते ही वो फेरी डरकर उससे दूर हो जाती है। मैरी पूछती है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे। शियोन कहता है, हम इसे आजाद कर देंगे। जिसके बाद शियोन उस पिंजरे को खोल देता है। फेरी के सामने बाहर निकलने का रास्ता था। वो अगले ही पल में उस पिंजरे से बाहर निकलकर इनके ऊपर आ जाती है और कुछ देर इन तीनों को ताकने के बाद वो फेरी वहाँ से चली जाती है। घर आते आते इन सभी को रात हो जाती है। साथ ही इन तीनों की हालत भी खराब थी। शियोन के पिता कुछ ना बोलते हुए शियोन की माता से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो उन्हें रोककर कहती हैं, प्रिय, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर दोस्तों अगले सीन में शियोन और मैरी को एक कमरे में से अपने पिता के बस चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उनकी बहुत कुटाई हो रही है। फिर माताजी खतरनाक ढंग से इन दोनों के पास आकर पूछती हैं, तो कहाँ गए थे। ये दोनों बेचारे घबरा जाते हैं, लेकिन फिर इनकी माता कहती हैं, तुम दोनों डरो मत, तुम्हारे पिता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन तुम्हारे पिता ना जब किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो समझ लो बस पड़ जाते हैं। उन्हें भी मॉन्स्टर्स का सामना करने में बहुत मजा आता है और तुम दोनों की हालत देखकर लगता है कि उन्होंने तुम दोनों को तुम्हारी लिमिट से ज्यादा पुश किया है, इसीलिए मैं उन पर गुस्सा हूँ। और तुम दोनों भी जो करना चाहो वो कर सकते हो। बस तुम्हारी माँ होने के नाते मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना भी ख्याल रखा करो। जिसके बाद वो इन दोनों को इस तरह पकड़ लेती हैं। ये दोनों अपनी माँ से माफी मांगते हैं। जिसके बाद माताजी कहती हैं कि अब तुम दोनों को नहा लेना चाहिए, तुम दोनों बहुत ज्यादा गंदे हो गए हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ नहा रहे हैं। अब इस दौरान शियोन खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम एक परिवार हैं। लेकिन तभी शियोन की माता शियोन को सही ढंग से नहलाने के लिए आ जाती हैं उसके पीछे और फिर वो उसे नहलाना शुरू करती हैं। शियोन के तो तोते उड़ चुके हैं। अगले ही पल में शियोन बाथटब में चला जाता है, ये कहकर कि इतना काफी है। जिसके बाद ये तीनों एक साथ बाथटब में नहाने लगते हैं। अब तो भैया शियोन के तोते सब कुछ उड़ चुके हैं। वो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ है। मैरी कहती है, मैं बहुत खुश हूँ जो हम तीनों एक साथ नहा रहे हैं। परिवार के साथ वक्त बिताकर कितना अच्छा लगता है। और ये बात सुन शियोन को अब तक अपने परिवार के साथ बिताया हुआ वक्त याद आने लगता है। उसके जहन में वो सारे लम्हे आते हैं जो अब तक उसने गुजारे हैं। और अब प्रेजेंट में शियोन कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाई ये तीनों तो खुश हैं, शियोन के पिता कहाँ गए। क्या यार, मुझे उनके साथ सिंपैथी है। वैसे ये एपिसोड यहीं एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और इस बार उसका सामना एक हॉबगॉब्लिन से हो रहा है। इसीलिए इस पर हमला करने के लिए शियोन विंड मैजिक का यूज करता है। वो लो एंड हाई एयर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है एंड उसके बाद उसी एयर प्रेशर के साथ वो उस गॉब्लिन पर हमला करता है और इस हमले से वो गॉब्लिन हवा में उड़ जाता है और फिर जमीन पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और अब शियोन हमें बताता है कि ये उसका नया विंड स्पेल है और इसका नाम ब्लू है। बस इस स्पेल की एक बुरी बात यह है कि इसे एक्टिवेट करने में काफी वक्त लगता है।
तभी उसके पास रोज और मैरी आ जाती हैं और फिर हमें पता चलता है कि इन तीनों को इनकी मॉन्स्टर हंटिंग ट्रेनिंग करते हुए 2 साल गुजर चुके हैं। रोज और मैरी दोनों 12 साल की हो चुकी हैं और शियोन भी 10 साल का हो चुका है। तभी मैरी शियोन को गले लगाकर कहती है कि मैंने भी 20 गॉब्लिन्स को मारा है। शियोन कहता है आप कमाल के हो दीदी। अब इसके बाद हम शियोन को टाउन में देखते हैं और हमें पता चलता है कि शियोन अपनी मैजिक एबिलिटी में इतना ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है कि अब वो किसी को देखकर ये तक बता सकता है कि उस शख्स के अंदर कितनी मैजिकल एनर्जी है। पर सभी को देखकर उसे पता चलता है कि रोज और मैरी से ज्यादा मैजिकल एनर्जी यहाँ किसी के अंदर नहीं है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि गिल्ड में मॉन्स्टर्स को मारने के मिशंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और शियोन भी ये नोटिस करता है कि सड़कों पर बेघर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। फिर अगले सीन में ये तीनों ग्रास्ट की दुकान में आते हैं और यहाँ ग्रास्ट शियोन को बताता है कि वो शियोन के लिए नए दस्ताने बना चुका है। इनको देख शियोन काफी खुश होता है और ग्रास्ट को शुक्रिया कहता है। ग्रास्ट भी यहाँ कहता है कि तुम्हारी मैजिकल एनर्जी दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे और तुम्हारे पिता के तुम तीनों के साथ ना होने पर भी तुम तीनों सब कुछ बड़ी आसानी से संभाल लेते हो। मैरी कहती है कि हम तीनों जल्द ही सिल्वर रैंक तक पहुंच जाएंगे। जो सुन ग्रास्ट कहता है तुम तीनों की जितनी छोटी उम्र में आज तक कोई भी सिल्वर रैंक तक नहीं पहुंच पाया है और तुम तीनों की उम्र में तो मैं और गावाइन बस ऐसे ही मॉन्स्टर्स को मारा करते थे। एडवेंचरर्स गिल्ड के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ही नहीं थी। जिसके बाद मैरी शियोन से पूछती है शियोन जब तुम सभी प्रकार के मैजिक का यूज करना सीख जाओगे तब तुम क्या करोगे? शियोन कहता है मैं बस और भी ज्यादा सीखता रहूंगा। मैरी कहती है कि अगर तुम ना होते तब ये मैजिक लैंटर्न कभी नहीं बन पाती। साथ ही तुम्ही ने हमें गॉब्लिन्स के हमले से भी बचाया था। अगर तुम ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता। तुम्हारा ये जो मैजिक है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और पावरफुल है। शायद तुम इसका इस्तेमाल और भी कई जगहों पर कर पाओगे। पिताजी के अनुसार जो ताकत होती है वो उसके आसपास की हर एक चीज को इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने मैजिक के जरिए कुछ बहुत ही बड़ा करोगे। अगले सीन में हम शियोन को उसके पिता के साथ ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं। शियोन अपने पिता पर फायरबॉल से हमला करता है। उसके पिता फायरबॉल को ही काट देते हैं। सो अब शियोन लाइटनिंग अटैक करता है पर उसके पिता इस हमले से बचकर शियोन पर हमला करने आते हैं। सो शियोन यहाँ विंड मैजिक का यूज करके ऊंची छलांग लगा लेता है और इसके बाद अर्थ मैजिक का यूज करके अपने पिता को जमीन में गिरा देता है और इसी तरह वो अपने पिता से जीत जाता है। उसके पिता गड्ढे से बाहर निकल कहते हैं तुमने ये किस मैजिक का यूज किया? शियोन बताता है कि ये अर्थ मैजिक है और मैंने इसका नाम फॉल रखा है। लेकिन इस तरह लगातार मैजिक स्पेल्स को कास्ट करना उसे काफी थका देता है। पर उसके पिता कहते हैं कि उसकी मैजिकल पावर और उसकी मूवमेंट्स दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। शियोन कहता है कि वो एक दिन इतना बेहतर हो जाएगा कि वो अपने मैजिक से हवा में भी उड़ पाएगा। ये सुन शियोन के पिता कहते हैं तुम्हारा ये सपना तो काफी बड़ा है। पर तभी मैरी गुस्से में कहती है कि मुझे भी पिताजी के साथ ट्रेनिंग करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी अपने पिता के साथ ट्रेनिंग करने लगती है स्वॉर्ड्समैनशिप की। और दोस्तों मैरी को लड़ता हुआ देख हम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप की स्किल्स भी दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही हैं। वो अपने पिता पर लगातार हमले करने की कोशिश करती है पर उसके पिता हर एक वार से बच जाती हैं और मैरी अपने पिता से फिर से हार जाती है। और इसी बात से बेचारी मैरी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि ट्रेनिंग में शियोन अपने पिता से जीतने लगा है पर मैरी अब तक नहीं जीत पाई। लेकिन मैरी हार मानने वालों में से थोड़ी है। वो फिर से अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करने लगती है और यहाँ शियोन के पिता कहते हैं अगर ये इसी तरह से ट्रेनिंग करती रही तो कुछ ही वक्त में ये एक टॉप क्लास तलवार पास बन जाएगी। और मैरी की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल किसी एडल्ट जितनी है। जो जॉन शियोन कहता है कि कहीं ये मैजिकल एनर्जी की वजह से तो नहीं है। और यहाँ शियोन देखता है कि उसकी बहन पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसान अपनी खेती कर रहे थे। तभी रोज से मिलने के लिए शियोन और मैरी आते हैं और हमें पता चलता है कि रोज ने ही इन दोनों को अपनी मदद के लिए बुलाया है। रोज इन दोनों से कहती है कि इन दोनों को फसल पर जो कीड़े लगे हैं उन्हें हटाना है और ये कीड़े काफी बड़े थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी तो ऐसा करने में डर रही थी पर शियोन ये काम आसानी से कर पा रहा था। डर के मारे यहाँ पर मैरी चिल्ला पड़ती है। उसे इस तरह देख शियोन और रोज उस पर हंसने लगते हैं और इसी तरह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और दोस्तों इसी तरह शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि मैरी ने रोज और शियोन के मुकाबले बहुत ही कम कीड़े हटाए हैं। जो देख वो कहती है कि अगली बार वो और भी ज्यादा मेहनत करेगी और इन दोनों से ज्यादा कीड़े पकड़ेगी। पर तभी अचानक वहाँ काले घने बादल आ जाते हैं और तभी शियोन पल भर के लिए नोटिस करता है कि आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। और तभी अचानक बारिश शुरू होने से लोग घरों के अंदर भागने लगते हैं। पर अचानक ही दोस्तों वहाँ पर मैरी गिर पड़ती है
शियोन तुरंत मैरी के पास आता है और वो उसे जगाने की कोशिश करता है, पर मैरी यहाँ बेहोश हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ने मैरी को बिस्तर पर लेटा दिया है। शियोन कहता है, अचानक दीदी को क्या हो गया? तभी वहाँ इन दोनों के माता पिता भी आ जाते हैं। ये दोनों सीधे मैरी के पास आते हैं और मैरी की ये हालत देख उसकी माँ रोने लगती है। दोस्तों तभी मैरी अपनी आंखें खोल लेती है, पर उसकी आंखों में जान नहीं होती। उसकी माँ कहती है, मैरी क्या तुम मुझे देख पा रही हो? मैं हूँ तुम्हारी माँ। लेकिन मैरी कोई जवाब नहीं देती। जो देख रोज कहती है, ये तो लीथर्जी सिकनेस है। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो ऑस्ट्रिया में कुछ वक्त से फैल रही है और इस बीमारी के सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं जैसे लोग अचानक ही कुछ भी करते वक्त गिर पड़ते हैं और फिर वो एक जिंदा डॉल बनकर रह जाते हैं। यानी वो जिंदा तो होते हैं पर बेजान गुड़िया की तरह। इस बीमारी के होने के बाद लोग कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसे लीथर्जी सिकनेस नाम दिया गया है। और इस बीमारी से अब तक कोई भी ठीक नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि किसी को ये तक नहीं पता कि ये बीमारी होती कैसे है। ये बात सुन मैरी की माँ मैरी को पकड़ रोने लगती है। सो मैरी के पिता कहते हैं, हमें जल्द से जल्द मैरी का इलाज किसी डॉक्टर से करवाना होगा, इसीलिए मैं मैरी को टाउन में लेकर जाता हूँ। सो शियोन कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसके पिता कहते हैं कि इस वक्त रात का वक्त है, मॉन्स्टर्स चारों ओर फैले हुए होंगे। ये सुन शियोन कहता है, इसीलिए मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मॉन्स्टर्स ने इन हालातों में आप पर हमला कर दिया तो आप अकेले दीदी की हिफाजत नहीं कर पाएंगे और मुझे पूरा यकीन है मैं वहाँ आपकी मदद कर पाऊंगा। अब ये बात सुन उसके पिता कुछ नहीं कह पाते। फिर हम देखते हैं कि तूफानी रात में ये घोड़ा गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं ऑस्ट्रिया टाउन की ओर। इस दौरान शियोन मैरी पर अपनी निगाहें लगाए हुए हैं, लेकिन तभी अचानक फिर से शियोन को आसमान में हलचल नजर आती है। उसे फिर से आसमान में यह अजीब सी लाल रोशनी दिखाई देती है, पर उसके पिता को ये लाल रोशनी दिखाई नहीं देती। इससे पहले कि शियोन कुछ कहता, वो नोटिस करता है कि इनके सामने मॉन्स्टर्स थे, कोबोल्ड्स, जो इनकी घोड़ा गाड़ी का पीछा कर रहे थे। शियोन कहता है, आप आगे बढ़ते रहिए, उन्हें मैं संभालता हूँ। दोस्तों इस वक्त बारिश हो रही है, इसीलिए शियोन फायर और लाइटनिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकता। इसीलिए वो सबसे पहले वाटर स्पेल एक्वा को कास्ट करता है और फिर इस स्पेल से कुछ वाटर बुलेट्स बनाकर वो उन्हें उन कोबोल्ड्स की ओर फायर करता है। वो काफी सारे कोबोल्ड्स पर हमला करता है, पर वहाँ बहुत सारे कोबोल्ड्स मौजूद थे। इनके सामने आने वाले कोबोल्ड्स को शियोन के पिता मारते जा रहे थे। अब शियोन को भी समझ नहीं आता कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना कैसे करेगा, पर तभी अचानक कुछ होता है। ये मॉन्स्टर्स अचानक ही उनकी घोड़ा गाड़ी का पीछा करना बंद कर देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इससे पहले कि शियोन को कुछ समझ आता, वो अपने सामने एक अजीब सी हवा को आते हुए देखता है और ये उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने पिता से तेजी से यहाँ से भागने को कहता है। दोस्तों ये अजीब सी हवा इनके बेहद करीब आ जाती है और अगले ही पल में ये हवा अजीब से मॉन्स्टर का रूप ले लेती है और अब ये अजीब सा मॉन्स्टर इनकी घोड़ा गाड़ी के करीब आने लगता है। उसे देख शियोन बहुत डर जाता है, पर दोस्तों फिर से यहाँ शियोन के पिता को ये मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। यानी कि दोस्तों जिन लोगों के पास मैजिकल एनर्जी है सिर्फ वही ऐसे क्रिएचर्स को देख पाते हैं। दोस्तों ये अजीब सा घोस्ट जैसा क्रिएचर यहाँ चिल्ला रही थी और इसकी ध्वनि बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, लेकिन उसके पिता को ये आवाजें भी सुनाई नहीं देती। शियोन तुरंत इस पर वाटर स्पेल से अटैक करता है, पर यह हमला उस घोस्ट के आर पार निकल जाता है। यानी कि ये घोस्ट कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और उसके बाद ये क्रिएचर शियोन की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है। शियोन को लगता है कि यहाँ वो मरने वाला है, पर तभी उसे याद आता है कि किस तरह उसने अपनी मैजिकल एनर्जी उस गॉब्लिन पर यूज की थी। बिल्कुल उसी तरह शियोन अपनी मैजिकल एनर्जी के साथ इस क्रिएचर को टच करता है, जिससे इस क्रिएचर का एक हाथ आधा जल जाता है। पर शियोन के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। जिसके बाद ये क्रिएचर शियोन के पिता पर हमला करने के लिए घोड़ा गाड़ी के आगे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये मैजिकल लैंटर्न मौजूद थी और इसकी रोशनी से इस क्रिएचर को बेहद तकलीफ होती है। कुछ पलों के लिए शियोन के पिता को ये क्रिएचर धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जिसके बाद शियोन इस क्रिएचर पर हमला करने के लिए हवा में कूदता है। उस क्रिएचर की ओर हवा में आगे बढ़ते हुए शियोन उस पर मैजिकल एनर्जी से हमला करता है। इससे उस क्रिएचर को बहुत तकलीफ होती है और वो अचानक ही वहाँ गायब हो जाता है। जिसके बाद शियोन नीचे गिरने लगता है, पर उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद उसके पिता कहते हैं, शुक्रिया शियोन, हम आज तुम्हारी बदौलत ही बच पाए हैं। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ शियोन के पिता बताते हैं कि कुछ पलों के लिए ही सही, पर उन्हें वो क्रिएचर दिखाई दिया।
ये बात शियोन को काफी अजीब लगती है, पर इनके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। ये दोनों तुरंत टाउन में डॉक्टर के पास आते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर पहले से ही मैरी की तरह बहुत सारे मरीज थे जिन्हें यही बीमारी थी। जिसके बाद शियोन कहता है प्लीज मेरी बहन को चेक कर लीजिए। जिस पर ये लड़का शियोन को इंतजार करने को कहता है क्योंकि इनके पहले यहाँ काफी पेशेंट आए हैं। जिसके बाद डॉक्टर मैरी को चेक करते हैं और बताते हैं कि इसे लीथर्जी सिकनेस हुई है और इस बीमारी का अब तक इन्हें कोई इलाज नहीं मिला है, इसीलिए इस वक्त ये इसके इलाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो सुन शियोन को बहुत बुरा लगता है। वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर का काम अपने मरीजों को बचाना होता है, इसीलिए प्लीज आप मेरी बहन को बचाइए। दोस्तों यहाँ शियोन खुद को संभाल नहीं पा रहा क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो कहता है मेरी बहन ने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं अपनी बहन को फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ और मेरी बहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? आखिर क्यों भगवान, आखिर क्यों? और दोस्तों यही ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोन का परिवार वापस गांव नहीं लौटता। इन्होंने कुछ वक्त तक आइस्ट्रिया टाउन में ही रुकने का फैसला किया है और ये सभी ग्रास्ट के स्टोरेज रूम में रुके हुए हैं और इसीलिए शियोन के माता पिता ग्रास्ट को शुक्रिया कहते हैं। ग्रास्ट कहता है यार तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, इस बार मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका दो। ये जगह अब तुम्हारी है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और यही कहकर वो चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ रोज आ जाती है मैरी को देखने के लिए, पर मैरी तो बेजान गुड़िया की तरह बस पड़ी हुई है और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं पर मैरी होश में नहीं आती। तभी शियोन के पिता आकर कहते हैं तैयार हो जाओ शियोन, हमें किसी से मिलने जाना है। पर शियोन कहीं भी जाने से साफ साफ मना कर देता है। वो सिर्फ अपनी बहन के पास रहना चाहता है। सो शियोन के पिता उसे बताते हैं कि जिस रात उस इनविंसिबल मॉन्स्टर ने इन पर हमला किया था उसी रात कई और लोग भी मारे गए हैं, पर किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। मुझे लगता है कि ये उसी मॉन्स्टर का काम है, पर उस रात तुमसे लड़ने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग गया और शायद तुम्हारे जरिए हम उस मॉन्स्टर को रोक सकते हैं। पर शियोन कहता है कि वो अपनी बहन को छोड़ कहीं नहीं जाने वाला। उसके पिता कहते हैं क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉन्स्टर कितने लोगों की जान लेता है और शायद तुम ही वो इकलौते शख्स हो जो उस मॉन्स्टर को रोक सकता है। पर शियोन कहता है कि उसने किसी को बचाने का ठेका नहीं ले रखा, मैं बस अपनी बहन के पास रहना चाहता हूँ। क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? जिस पर वो कहते हैं मैरी मेरी बेटी है, बेशक मुझे इसकी चिंता है और अगर मुमकिन होता तो मैं अपनी जान देकर भी मैरी को बचाता। पर हकीकत तो यही है कि इस वक्त हमारे हाथों में कुछ नहीं है, इसीलिए मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ और अगर तुम मदद करोगे तो हम काफी लोगों की जानें बचा सकते हैं, इसीलिए प्लीज शियोन इस बात को समझो। तभी शियोन को मैरी की बातें याद आती हैं। मैरी ने शियोन से कहा था कि उसकी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, शायद से वो इस पावर के जरिए कुछ ऐसा कर सकता है जिससे लोगों की जानें बचाई जा सकें और मुझे पूरा यकीन है तुम उनकी मदद करने के लिए चाहोगे। और यही याद करते हुए शियोन प्रेजेंट में कहता है दीदी हमेशा खुद से पहले दूसरों की परवाह करती हैं और वो कभी हार नहीं मानती बल्कि हमेशा मेहनत करती रहती हैं ताकि वक्त आने पर वो जरूरतमंदों की मदद कर पाएं। और शायद से ऐसे मौके पर भी वो यही कहती कि शियोन क्यों तुम इस तरह से निराश बैठे हुए हो जबकि तुम्हें जाकर कोशिश करनी चाहिए क्योंकि तुम ही इकलौते शख्स हो जो लोगों की जान बचा सकता है। उसके पिता कहते हैं तुमने सही कहा, तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा दयालु है। जिसके बाद शियोन अपनी बहन को देखते हुए कहता है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ पिताजी। पर तभी अचानक शियोन को कुछ बहुत अजीब लगता है। उसे याद आता है कि जब भी वो मैरी को छूता था उसे मैरी की बॉडी से आती हुई मैजिकल एनर्जी महसूस होती, पर इस वक्त उसे मैरी की बॉडी में से मैजिकल एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोन तुरंत भागकर कहीं जाने लगता है। भागते हुए शियोन सोचता है मैं इतने दिनों से अपनी बहन के पास था पर मैंने ये नोटिस तक नहीं किया। जिसके बाद वो किसी जगह आकर कहता है मैं जानता था। जिसके बाद घर आकर शियोन अपने पिता को बताता है कि उसे कुछ बातें पता चली हैं। पहली, जिन लोगों को लीथर्जी सिकनेस होती है उनके अंदर जरा भी मैजिकल एनर्जी नहीं बचती। शियोन आगे बताता है कि पहले उसे टाउन में ऐसे कई सारे लोग दिख जाते जिनके अंदर थोड़ी बहुत मैजिकल एनर्जी होती, पर आज उसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखा जिसके पास जरा सी भी मैजिकल एनर्जी हो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जिन लोगों में मैजिकल एनर्जी ज्यादा होती है उन्हीं को ये लीथर्जी सिकनेस हो रही है। और इसके अलावा कई सारी अजीब चीजों का होना, जैसे वो अजीब सा क्रिएचर, आसमान में वो अजीब सी लाल रोशनी, ये सारी चीजें इत्तेफाक नहीं है।
और अब शियोन कहता है अगर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तब मैं उसे क्रिएट करूंगा, जिस तरह मैजिक के ना होने के बावजूद भी मैंने उसे क्रिएट किया। जिसके बाद उसके पिता कहते हैं शियोन, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें किसी से मिलने जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों किसी शख्स से मिलने के लिए आते हैं। कुर्सी पर बैठे इन महाशय का नाम है ड्यूक बॉल्फे। इनके सामने झुककर शियोन के पिता कहते हैं अचानक ही आने के लिए माफ करना, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उन अनसीन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए हमें लाइटनिंग लैंप्स का यूज करना होगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ड्यूक बॉल्फे परेशान होकर किसी बच्चे की तरह जमीन पर लौटने लगते हैं, ये कहते हुए कि उनके एक गवर्नर बनने के बाद आइस्ट्रिया टाउन में ये सब क्या हो रहा है। और उनकी ये हरकत देख शियोन के होश उड़ चुके थे। तभी शियोन के पिता कहते हैं ड्यूक बॉल्फे, आपको शांत हो जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त हम एक इमरजेंसी में हैं। और अगले ही पल में मिस्टर ड्यूक फिर से सीरियस हो जाते हैं और फिर बताते हैं कि मर्चेंट्स ने लाइटनिंग लैंप्स को सिर्फ अपने तक रखने की कोशिश की, पर हमने जैसे ना तैसे अपने गार्ड्स तक उन लाइटनिंग लैंप्स को पहुंचा दिया, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगी है। शियोन के पिता कहते हैं आपसे यही उम्मीद थी ड्यूक बॉल्फे, आप कितने महान हैं। जिसके बाद शियोन के पिता बताते हैं कि वो अनसीन मॉन्स्टर और ये लीथर्जी सिकनेस दोनों ही मैजिक और मैजिकल एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। मैजिक की बात सुन ड्यूक बॉल्फे कहते हैं गावाइन की बातें सुन लगता है कि तुम्हारा मैजिक उन अनसीन मॉन्स्टर्स के खिलाफ काफी काम आएगा, शायद से हम उन मॉन्स्टर्स को हरा पाएंगे। पर शियोन बताता है कि मैजिकल एनर्जी के जरिए मैजिक को सीखने में वक्त लगता है और टाउन में जिन लोगों के पास जरा भी मैजिकल एनर्जी थी वो बीमार पड़ चुके हैं। सो ड्यूक पूछते हैं शियोन, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम इस लीथर्जी सिकनेस को ठीक कर सकें। शियोन अपना आइडिया बताता है लिविंग बॉडी एक्सपेरिमेंटेशन। ड्यूक पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। शियोन बताता है किसी शख्स के स्वस्थ होने पर उनकी मैजिकल एनर्जी तब रिकवर हो जाती है जब वो आराम करते हैं, लेकिन लीथर्जी सिकनेस का शिकार बनने के बाद लोग अपनी मैजिकल एनर्जी को ही खो बैठते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर उनकी बॉडी में फिर से मैजिकल एनर्जी का फ्लो आ जाए तब वो फिर से हेल्दी हो जाएंगे। जो सुन ड्यूक कहता है पर इसमें तो बहुत खतरा है, अगर तुम उन सभी पेशेंट्स को मैजिकल एनर्जी नहीं दे सके तब वो कभी ठीक ही नहीं होंगे। शियोन कहता है मेडिकल के क्षेत्र में तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब कई सारे पेशेंट्स को सैक्रिफाइस किया जाए, पर ऐसा करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। पर अपनी बहन को बचाने के लिए मैं हर बेइज्जती सहने को तैयार हूँ। शियोन कहता है मैं अपना ये एक्सपेरिमेंट मॉन्स्टर्स के ऊपर करूंगा। और अब जो ड्यूक होते हैं वो शियोन को उसका एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे देती हैं। साथ ही उसे कुछ साथी भी देते हैं जो मेडिसिन और मॉन्स्टर्स के बारे में एक्सपर्ट हों। पर यहाँ शियोन को एक बात समझ नहीं आती कि आखिर ड्यूक बॉल्फे को उस जैसे एक बच्चे की बातों पर यकीन कैसे हो गया, क्योंकि उसने तो पहले कभी शियोन को मैजिक का भी यूज करते हुए नहीं देखा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन के नए साथी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पहला शख्स है ये कोल एलिस्टर, जो कि डॉक्टर साहब का असिस्टेंट है। पर दोस्तों इसे शियोन के आइडिया पर जरा भी यकीन नहीं होता, ये तो शियोन का साथ सिर्फ ड्यूक के कहने पर दे रहा है। दूसरी होती है ये मोहतरमा रफीना सैफरन, रिस्टिया किंगडम के ज़ेपेनलास्ट रीजियन के मार्क्यूस की वारिस। साथ ही ये मोहतरमा एक नाइट भी हैं। तीसरी होती है ये मोहतरमा जो कि अत्यधिक शर्मीली हैं। इनका नाम है ब्रिगिट गिट और ये भी मार्क्यूस के कहने पर यहाँ आई हैं और मॉन्स्टर्स को लेकर ये काफी कुछ जानती हैं। इन तीनों से शियोन कहता है तुम तीनों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया, पर ये जो मिशन है ये कोई मजाक नहीं होने वाला। जिसके बाद शियोन इन तीनों को अपना लाइटनिंग मैजिक दिखाता है और ये तीनों शियोन के मैजिक को बस देखते रह जाते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आता कि भाई ये था क्या। शियोन बताता है कि ये उसकी एक टेक्निक है, इसे मैजिक कहते हैं। और फिर वो इन्हें नेचुरल फेनोमेना और मैजिकल एनर्जी के बारे में बताता है। साथ ही मैजिक का यूज करने के लिए मैजिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मैजिकल एनर्जी एक ऐसी ताकत है जो हमारे शरीर में होती है और जब आपकी बॉडी से मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाती है तब आप चलने फिरने की क्षमता भी खो बैठते हैं और असल मायने में यही है लीथर्जी सिकनेस। अब अगले सीन में हम इन्हें पहाड़ की ओर जाते हुए देखते हैं, पर रफीना को अपने भारी आर्मर की वजह से चढ़ने में दिक्कत हो रही थी और ये यहाँ जंगल में इसीलिए आए हैं ताकि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मॉन्स्टर्स ढूंढ पाएं। यहाँ ब्रिगिट और शियोन के बीच बातचीत होती है। ब्रिगिट यहाँ पर उस अनसीन क्रिएचर पर रिसर्च करने आई है। शियोन बताता है कि उसे मैजिकल एनर्जी के जरिए लोगों को ठीक करना है, पर अगर मैजिकल एनर्जी के जरिए किसी भी लिविंग क्रिएचर को छुआ जाए तब उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि शियोन की मैजिकल एनर्जी
उस दूसरे क्रिएचर की मैजिकल एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करेगी। लेकिन लीथर्जी सिकनेस को ठीक करने के लिए इन्हें पेशेंट्स को मैजिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्टली पेशेंट्स को मैजिकल एनर्जी देने से पहले ये मॉन्स्टर्स के ऊपर ये ट्राई करेंगे। पर जैसे ही ब्रिगेड को पता चलता है कि शियोन ने रेथ मॉन्स्टर को देखा है, वो शियोन से पूछने लगती है कि वो मॉन्स्टर कैसा दिखता है, वो किस तरह की फॉर्म लेता है। मॉन्स्टर्स को लेकर ब्रिगेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि इनके सामने एक गॉब्लिन वॉरियर आ चुका है। इसे देख ब्रिगेड तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार एक गॉब्लिन वॉरियर को देखा है। लेकिन जैसे ही रफीना उस मॉन्स्टर को देखती है, उसमें अचानक ही जोश आ जाता है और वो अपने आर्मर को चकनाचूर कर देती है। शियोन देख हैरान था कि भैया आर्मर के अंदर मिस रफीना के संतरे तो बहुत बड़े हैं। जिसके बाद ये मोहतरमा अपनी तलवार लेकर गॉब्लिन वॉरियर को मारने के लिए चली जाती हैं। अपना पूरा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए रफीना उस मॉन्स्टर की ओर कूदती है और इसके बाद उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए बढ़ती है। और तभी हम देखते हैं कि शियोन अपने मैजिक का यूज करके उस गॉब्लिन की तलवार को पकड़ लेता है ताकि वो गॉब्लिन रफीना पर हमला ना कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रफीना के हमले से बच जाता है और अगले ही पल में वो तेजी से रफीना के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे रफीना सीधा एक पेड़ से जाकर टकराती है। और अब इसके बाद वो गॉब्लिन रफीना को मारने वाला था कि तभी शियोन वाटर मैजिक का यूज करता है। वाटर मैजिक से वो गॉब्लिन भीग जाता है और इसके बाद शियोन उस पर लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर मरता नहीं। पर तभी रफीना तुरंत अपनी तलवार उठाकर अपनी तलवार उस गॉब्लिन की गर्दन में दे मारती है और वो गॉब्लिन यहीं खत्म हो जाता है। गॉब्लिन मारा जा चुका है और जितना हमने सोचा था शायद रफीना उससे ज्यादा ताकतवर है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि रफीना ऑर्क से तो कई बार लड़ चुकी है, पर किसी गॉब्लिन से लड़ना उसके लिए पहली बार था। रफीना इनके पास आकर कहती है, अपने उस भारी आर्मर के बिना ऐसे मॉन्स्टर्स को मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है। शियोन कहता है, लेकिन अगर इस तरह हम इन्हें मार देंगे तो फिर इन पर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। पर रफीना उसकी बातों को टोटली इग्नोर करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़कियां मुझे इग्नोर करती हैं। #sad life। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोन घर आ चुका है। यहाँ रोज उसे पीने के लिए चाय देती है। साथ ही रोज शियोन को ये भी बताती है कि इस वक्त उसकी माँ मैरी के साथ है। जिसके बाद वहीं बैठ रोज शियोन से कहती है, क्या मैं भी इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। शियोन कहता है कि आपको अपने घर के भी काफी सारे काम करने पड़ते हैं, आप हर बार आइस्टिया नहीं आ सकती। और इसके अलावा मेरी रिसर्च में मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं। रोज जरा उदास होकर कहती है, मैं अपनी दोस्त को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। शियोन कहता है, ऐसा नहीं है, तुम मेरी माँ की मदद करके हमारे काम में बहुत मदद कर रही हो। ये बात सुन रोज का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉल शियोन को कहीं लेकर जा रहा होता है। शियोन के पूछने पर कॉल बताता है कि वो शियोन को क्लिनिक पर लेकर जा रहा है। क्लिनिक में एक महाशय शियोन को बताते हैं कि ये वो पेशेंट हैं जिन पर लीथर्जी बीमारी थोड़ी कम है। हम देखते हैं कि शियोन इस शख्स का हाथ पकड़ के इसे मैजिकल एनर्जी देने लगता है और हम देखते हैं कि शियोन ये बात कॉल से पहले कह चुका है कि वो पेशेंट्स को मैजिकल एनर्जी देगा और यहाँ पर वो उनकी बॉडी में मैजिकल एनर्जी फोर्स नहीं करेगा, बस उन्हें छूकर मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। साथ ही शियोन ये भी बताता है कि लीथर्जी सिकनेस सिर्फ उन लोगों को हो रही है जिनकी बॉडी में थोड़ी बहुत मैजिकल एनर्जी पहले मौजूद थी। शियोन की ये सारी बातें कॉल को थोड़ी बहुत समझ आने लगती हैं और यहाँ प्रेजेंट में जब शियोन इस शख्स को मैजिकल एनर्जी देता है तब इसकी बॉडी में मूवमेंट्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, यानी कि मैजिकल एनर्जी काम करती है। पर शियोन को अभी भी पूरा यकीन नहीं होता कि मैजिकल एनर्जी इन पेशेंट्स को ठीक कर पाएगी या नहीं। और अब ये लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, उस पेशेंट को मॉनिटर करना। जिसके बाद यहाँ महाशय आते हैं। शियोन उन्हें बताता है कि उसे यहाँ आज काफी कुछ जानने को मिला, लेकिन तभी कॉल शियोन को लेकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर वो शियोन से कहता है कि वो किसी को भी मैजिकल एनर्जी या मैजिक के बारे में कुछ भी ना बताए, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो लीथर्जी सिकनेस को ठीक करने के लिए हर एक मुमकिन उपाय खोज रहे हैं। और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हें एक तरीका पता है तब मेडिकल कम्युनिटी का ध्यान तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और अगर गलत लोगों की शियोन पर नजर पड़ गई तब शियोन अपनी रिसर्च सही से नहीं कर पाएगा। इसीलिए कॉल शियोन से केयरफुल रहने को कहता है। किसी से कुछ भी कहने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें उस शख्स से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, समझे तुम। ये सुन शियोन कहता है, तुम सच में दिल के बहुत अच्छे हो। तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम मुझे मेरा ख्याल रखने को कह रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है ना।
ये बात सुन कॉल शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो कहता है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। शियोन भी उसके पीछे आने लगता है। अब रात के वक्त हम शियोन को मैरी के पास देखते हैं। शियोन यहाँ मैजिकल एनर्जी के साथ मैरी का हाथ पकड़ता है और बहुत धीरे धीरे मैजिकल एनर्जी मैरी की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रफीना मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही होती है। वहीं ब्रिगिट सारी चीजें लिख रही थी और यहाँ पर शियोन बेहोश हुए एक मॉन्स्टर को मैजिकल एनर्जी देने लगता है। पर 50 सेकंड लगातार मैजिकल एनर्जी इस मॉन्स्टर को देने की वजह से ये मॉन्स्टर अजीब सी हरकत करने लगता है और फिर कुछ ही मिनटों में जिस हाथ को शियोन पकड़े हुए था उस मॉन्स्टर का वो पूरा हाथ जलकर खाक हो जाता है। और यहाँ शियोन को एक बात समझ आ चुकी है कि मैजिकल एनर्जी आपकी सब्जेक्ट की ताकत पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी देर तक उसमें मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्रिगिट कहती है तुम्हारी मैजिकल एनर्जी जब तुम इन मॉन्स्टर्स के साथ ट्रांसफ्यूज करते हो तब ऐसा लगता है जैसे वो प्योरीफाई हो रहे हों। पर हम ज्यादा चीजें तभी जान पाएंगे जब हम किसी बड़े सब्जेक्ट पर इसको ट्राई करेंगे। पर तभी रफीना कहती है आराम से बात करना बंद करो और मुझे बताओ मैं इन सबको खत्म कर दूं। शियोन कहता है हाँ बिल्कुल प्यार से। और अगले ही पल में रफीना बाकी के मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। जिसके बाद मोहतरमा अपनी तारीफ करने ही वाली थी पर तभी पैर फिसलने की वजह से वो गिर पड़ती हैं। पर ये तो ठहरी मोहतरमा खड़ी होकर ये फिर से अपनी तारीफ करने लगती हैं और फिर हंसते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। शियोन कहता है अरे भाई अभी काम बाकी है। अब घर पर हम शियोन को फिर से मैरी के पास देखते हैं। वो ब्रिगिट की कही गई बात को ही याद कर रहा था पर तभी वहाँ रोज आती है जो एक छोटे से टब में कुछ मछलियाँ लेकर आई थी। हम देखते हैं कि शियोन उस टब में एक मछली पकड़ लेता है और फिर उस मछली के अंदर मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है। और दोस्तों इस बार इन मछलियों में काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद भी इन मछलियों को कुछ नहीं होता। ये देख शियोन समझ जाता है कि इस बात का यही मतलब है कि मॉन्स्टर्स को तो प्योरीफाई किया जा सकता है पर ट्राउट मछलियों को नहीं। तो इन दोनों कैटेगरीज में से इंसान किस कैटेगरी में आते होंगे। और तभी अब शियोन रोज से कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो कह नहीं पाता। लेकिन रोज उसकी बात समझ कहती है तुम मुझ पर ये ट्राई कर सकते हो क्योंकि मैजिकल एनर्जी के साथ मैं अब तक इकलौती शख्स हूँ जिसे ये बीमारी नहीं हुई। मैं मैरी की मदद करना चाहती हूँ इसलिए प्लीज मेरे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करो। ये बात सुन शियोन तुरंत रोज का हाथ थाम उसे शुक्रिया कहता है। जिसके बाद शियोन रोज से कहता है अगर तुम्हें जरा सी भी दिक्कत होती है तुम मुझे बताना ओके। जिसके बाद वो रोज का हाथ पकड़ लेता है और कम मात्रा में मैजिकल एनर्जी रोज की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू करता है। शुरुआत में रोज को अपना हाथ बस थोड़ा गर्म लगता है। शियोन रोज की बॉडी में मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करना जारी रखता है और अब रोज के हाथ के अलावा उसकी बॉडी भी गर्म होने लगी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है शियोन को डर लगने लगता है। उसे उस मॉन्स्टर की याद आती है कि उसके साथ क्या हुआ था। इसीलिए वो तुरंत रोज का हाथ छोड़ देता है पर रोज फिर से शियोन का हाथ थाम लेती है। सो अब शियोन फिर से रोज की बॉडी में मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू करता है और अब थोड़ी ज्यादा मात्रा में। और ऐसे ही काफी देर हो जाती है और शियोन जितनी मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर कर सकता था उसने रोज की बॉडी में उतनी कर दी और इससे रोज को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। अब इसके बाद शियोन कम मात्रा में धीरे धीरे मैजिकल एनर्जी 10 मिनट के लिए ट्रांसफर करने की बात करता है। रोज इसके लिए तुरंत हामी भर देती है। शियोन कहता है अगर तुम्हें जरा भी दिक्कत हो तुम तुरंत बता देना ओके। रोज कहती है अरे हाँ बाबा मैं बता दूंगी। पर दोस्तों शियोन इस बात से परेशान था कि मैरी के बाद अगर रोज को भी कुछ हो गया तब वो क्या करेगा। जो सुन रोज कहती है तुम चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। शियोन भी कहता है शुक्रिया रोज। पर अगले ही पल में इन दोनों को समझ आता है कि इन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बनने लगा था। इसीलिए ये दोनों ही थोड़ा शर्माने लगती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टाउन में गार्ड्स लाइटनिंग लैंप्स को निकाल रहे थे क्योंकि 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से किसी को भी कुछ अजीब दिखाई नहीं दिया जैसे कोई अनसीन मॉन्स्टर। तभी यहाँ कॉल कहता है देखो मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता कि ये लाइटनिंग लैंप्स उस अजीब से क्रिएचर के खिलाफ कुछ काम आएगी। पर तभी उसकी ओर अपनी तलवार कर रफीना कहती है ये तुम क्या कह रहे हो कॉल। आखिर तुम इतने वक्त से ऑब्जर्व क्या कर रहे थे। शियोन एक भी दिन नहीं गवाता। वो हर दिन कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इस लीथर्जी सिकनेस को दूर करने का कोई अच्छा सा उपाय ढूंढ पाए। कॉल कहता है अरे मोहतरमा मैं समझ गया अब इस तलवार को हटाओ। जिसके बाद शियोन ब्रिगिट से पूछता है कि दूसरे राज्यों में मॉन्स्टर्स के बारे में क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। ब्रिगिट बताती है कि किसी भी नए मॉन्स्टर के बारे में कोई खबर नहीं आई
जो सुन शियोन को समझ नहीं आता कि आखिर वो अनसीन मॉन्स्टर रेथ सिर्फ इनके ही एरिया में दिखाई क्यों दे रहे हैं। ब्रिगिट कहती है शायद से इसकी वजह लैग्रेह वॉर्स हैं। पर दोस्तों शियोन ने तो इन वॉर्स के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। रफीना बताती है कि करीब 1000 साल पहले शैतानों से लड़ने के लिए पूरी इंसानियत एक साथ आ गई और फिर एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और उसी को नाम दिया गया लैग्रेह वॉर्स। और यहाँ लैग्रेह का मतलब कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे लैग्रेह उस शख्स का नाम हो सकता है जो सभी राज्यों को एक साथ लेकर आया। अब रात के वक्त हम ड्यूक बाल्फे को देखते हैं जो एक लेटर लिखते हुए बता रहे थे कि रातों में जब आसमान में लाल रोशनी दिखाई देती है हमने इसे नाइट मैनस नाम दिया है। और इसके बाद वो लीथर्जी सिकनेस के बारे में बताते हैं कि 90वें दिन में मैजिकल एनर्जी उन पेशेंट्स को देना शुरू हुई जो थोड़े बहुत होश में थे और अब उन लोगों की हाथों की उंगलियां चलने लगी हैं। 135वें दिन हमें पता चला कि मैजिकल एनर्जी का हद से ज्यादा ट्रांसफ्यूजन करना लीथर्जी सिकनेस को ट्रिगर कर सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये बीमारी मैजिकल एनर्जी की कमी से नहीं बल्कि उसकी अत्यधिकता से होती हो। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग उस इनविजिबल मॉन्स्टर के बारे में भूल चुके हैं। फिर 209वें दिन शियोन जब एक पेशेंट को अपनी मैजिकल एनर्जी दे रहा था, इस दौरान मैजिकल एनर्जी की कमी की वजह से वो भी काफी थक जाता है। ऐसे ही 350वां दिन आता है पर कोई प्रोग्रेस नहीं होती। 380वां दिन कोई प्रोग्रेस नहीं। 440वां दिन कोई प्रोग्रेस नहीं। और ऐसे ही आता है 562वां दिन, कोई प्रोग्रेस नहीं। और अब बस सभी लोगों की उम्मीदें शियोन से लगी हुई हैं कि वो कोई ऐसा तरीका ढूंढ ले जिससे इस बीमारी को ठीक किया जा सके। इतना वक्त गुजरने के बाद भी उस अनसीन मॉन्स्टर को नहीं देखा गया। और फिर दोस्तों इसी तरह बहुत लंबा वक्त गुजर जाता है, पूरे 2 साल। शियोन भी अब 12 साल का हो चुका है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोन क्लिनिक में आकर मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है और कुछ लोगों को थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखाई देने लगी है, लेकिन वो प्रोग्रेस ना के बराबर ही थी। जिसके बाद कॉल शियोन के पास आकर पूछता है शायद तुम कई दिनों से सही से सो नहीं रहे। शियोन कहता है नहीं तो, मैं तो सही से सो रहा हूँ। और इसके बाद शियोन कॉल पर हंसते हुए कहता है अरे मेरी इतनी चिंता मत करो यार, तुम मेरी बीवी नहीं हो। अब शाम के वक्त जब शियोन घर जाता है तो वहाँ उसका इंतजार कर रही थी रफीना ब्रिगेट के साथ। जिसके बाद शियोन इन दोनों को अपने घर में लेकर आता है। दोस्तों आज इनके घर पर रोज भी आई हुई थी, तभी वहाँ ग्रास्ट और गावाइन भी आ जाते हैं। जिसके बाद ये सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बस कमी थी तो मैरी की। शियोन को इस तरह मैरी को याद करता हुआ देख शियोन के पिता कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जिस पर शियोन कहता है कि अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसके पिता कहते हैं देखो मैं जानता हूँ तुम सही से अपना ख्याल नहीं रख रहे हो। ब्रिगेट और रफीना भी यही कहती हैं कि वो 2 साल से लगातार बहुत मेहनत कर रहा है, उसे थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। शियोन के पिता कहते हैं तुम्हें हर बार अपनी हद से ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। शियोन की माँ भी यही कहती हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों शियोन को पकड़ कहते हैं तुम इतने छोटे होने के बावजूद भी हमारी मदद करने की कितनी कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें सब कुछ अकेले सहने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। शियोन कहता है मैं जानता हूँ आप दोनों मेरे साथ हो, इसीलिए मैं हर बार अपनी हदें पार करूंगा। मैं दीदी को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता हूँ, पर जल्दबाजी करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और मुझे खुद पर यकीन है क्योंकि मैजिक के एग्जिस्ट ना करने के बावजूद भी मैंने उसे क्रिएट किया। उसके मुकाबले इस बीमारी का इलाज ढूंढना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला, चाहे इसमें मेरी पूरी जिंदगी क्यों न लग जाए, पर मैं अपनी बहन को बचा कर रहूंगा। ये बातें सुन उसके माता पिता उससे कहते हैं कि हमारी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया शियोन। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि शियोन फिर से मैरी के साथ होता है। वो यहाँ कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, पर तभी अचानक वो देखता है कि आसमान पूरा लाल हो चुका है। शियोन तुरंत बाहर आता है, वहीं रोज उसे बताती है कि आसमान। शियोन कहता है मैं जानता हूँ, मैं इस बारे में ड्यूक को बताने जा रहा हूँ, तुम यहीं रहकर मेरी बहन और माँ का ख्याल रखना क्योंकि पिताजी इस वक्त गाँव गए हैं। जिसके बाद शियोन घर के बाहर आता है। दोस्तों पूरा आसमान लाल हो चुका था, आज कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस लाल आसमान से बहुत सारे इनविजिबल मॉन्स्टर्स निकल रहे थे जिन्हें रेथ नाम दिया गया है। तो क्या शियोन इन सब का सामना कर पाएगा? क्या वो अपनी बहन को बचा पाएगा? ये जानेंगे अगले पार्ट में, जो इसका आखिरी पार्ट होगा और शायद 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो कमेंट करके बताना कि इसका आखिरी पार्ट देखने के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो। वैसे अगर तुम्हें हिंदी में एनिमे देखना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, तुम उस पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करके हिंदी में एनिमे देख सकते हो। साथ ही चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो प्लीज। मैं मिलता हूँ जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।